नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीम नर्सिंग क्लासेज की एडवांस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है अवधेश कुमार और दोस्तों एडवांस सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की अभी तक हमारी दोस्तों 3 क्लास हुई हैं। आज हमारी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की 4th क्लास है। लगभग हमने जो 30 जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कर लिए हैं। आज हम 31 से लेकर 40 तक के जो क्वेश्चन है वो इसमें करेंगे। एडवांस सीरीज की ये हमारी 83rd क्लास है, 83वीं क्लास है दोस्तों। और इस क्लास के अंदर अभी तक हमने ओबीजी जो सब्जेक्ट है पूरा पढ़ लिया है। लगभग स्टार्टिंग की जो 22 क्लासेज हैं दोस्तों वो ओबीजी सब्जेक्ट की हैं। इसके अलावा हमने एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटन, आई, ईयर, जीआई ट्रैक्ट, न्यूट्रिशन, रीनल सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री और जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है दोस्तों वो अभी तक हमने पढ़ा है। अब हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, जैसे कि हम कभी नहीं करते। तो हमारी पहली क्लास है दोस्तों आपके सामने, पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने है। एक क्लाइंट यूजिंग फेंटानिल, एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको फेंटानिल ट्रांसडर्मल पैच जो है वो यूज करता है फॉर पेन मैनेजमेंट इन लेट स्टेज कैंसर। और वो क्या होता है दोस्तों, उसकी डेथ हो जाती है। एक क्लाइंट है दोस्तों, वो आपके पास हॉस्पिटल में आया, डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया कि भाई आपके इसको फेंटानिल जो ट्रांसडर्मल जो पैच है वो लगा दो स्किन पे। ठीक है, उससे क्या होता है, कंटिन्यूस जो ड्रग है दोस्तों वो क्या होती रहती है, रिलीज होती रहती है उसको चिपकाने से, और जो स्किन से बॉडी के अंदर चली जाती है, उससे जो क्लाइंट है दोस्तों उसको पेन में क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। लेकिन उस पेशेंट की क्या हो गई दोस्तों, डेथ हो गई। वॉट शुड द हॉस्पिस केयर, जो नर्स उसकी केयर कर रही है, हु इज केयरिंग फॉर दिस क्लाइंट, डू अबाउट द पैच। तो अब उस पैच के साथ क्या करना चाहिए भाई, वो जो पैच लगा हुआ था उसको हटा देना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक क्लाइंट था, आपने उसके पैच लगा दिया। जैसे कोई ड्रग होती है, जैसे आप उसको ले रहे हो दोस्तों, वो सिस्टम में जा रही है, उसी प्रकार ट्रांसडर्मल जो पैच होते हैं वो स्किन के ऊपर क्या कर दिए जाते हैं, अप्लाई कर दिए जाते हैं। अब स्किन के ऊपर अप्लाई करने के बाद में क्या होते हैं, उस स्किन से रिलीज करते रहते हैं दवाई को धीरे 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 धीरे, और वो दवाई है हमारे सिस्टम में पहुंचती है और जो पेन है दोस्तों उसको क्या करती है, कम करने का काम करती है। तो इन्हें हम किस नाम जानते हैं, ट्रांसडर्मल पैच के नाम से जानते हैं। और जो ट्रांसडर्मल जो पैच है इसके अंदर जो ड्रग यूज की है इस वाले में, इसका क्या नाम है दोस्तों, फेंटानिल है। उस पेशेंट के जैसे ही ट्रांसडर्मल पैच लगा दिया, ठीक है, लगाने के कुछ समय बाद आपने देखा कि उसकी क्या हो गई दोस्तों, डेथ हो गई। अब ये पूछ रही है उस ट्रांसडर्मल पैच का क्या करना चाहिए। पहला क्या दे रखा है, टेल द फैमिली टू रिमूव एंड डिस्पोज ऑफ द पैच। आप नर्स हो लेकिन आपने फैमिली को कहा है कि आप क्या कर दो, रिमूव कर दो, और जो पैच है दोस्तों उसको क्या कर दो, आप डिस्पोज कर दो। सेकंड क्या दे रखा है दोस्तों, लीव द पैच इन प्लेस फॉर द मोर्टिशियन टू रिमूव, कि पैच को वहीं रहने दो, और जो जो मोर्टिशियन होते हैं दोस्तों, मतलब कि जैसे कि जहां पर उसकी बॉडी को, जहां पर उसकी बॉडी जो बॉडी है दोस्तों उसको मान लो कि जलाया जा रहा है या फिर जहां पर रखा जा रहा है, ठीक है, जिस भी मेथड से, तो उस जगह पर जो आदमी काम करता है उसे हम किस नाम जानते हैं, मोर्टिशियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे शमशान घर में है तो उस प्रकार से आप एग्जांपल समझ सकते हो। तो वहां पे जो काम करता है वो मोर्टिशियन है दोस्तों। तो जो मोर्टिशियन है वो इसको रिमूव करेगा, इसमें ये बताया जा रहा है। थर्ड क्या दे रहा है, हैव द फैमिली रिटर्न द पैच टू द फार्मेसी फॉर डिस्पोजल, कि फैमिली है ना उसको क्या करेगी, वापस फार्मेसी में भिजवा देगी, और फार्मेसी जिस मेडिकल से मानो उन्होंने लिया होगा, ऐसे दे रखा है, तो वहां पर आप क्या कर दोगे दोस्तों, वापस पहुंचा दो, और वो इनको क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे। फोर्थ क्या दे रखा है, रिमूव एंड डिस्पोज ऑफ द पैच इन एन एप्रोप्रिएट रिसेप्टेबल, कि आप खुद नर्स हो तो आप उसको रिमूव करोगे और उसको फिर उसके बाद आप क्या करोगे दोस्तों, उसको डिस्पोज करोगे। अब देखो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं दोस्तों। देखो ट्रांसडर्मल जो पैच है ना उसकी एक स्पेशलिटी होती है। जैसे कि वो क्या करोगे, आप मान लो कि कोई भी जो पर्सन है जिसको उसको पता नहीं है, तो वो क्या करेगा दोस्तों, रिमूव करेगा। तो उसकी जो स्किन है मान लो उससे वो टच होता है ना, तो उसके द्वारा भी जो ड्रग जो होती है ना दोस्तों उस पर्सन के अंदर क्या कर सकती है दोस्तों, एंटर कर सकती है। इसलिए ही ट्रांसडर्मल जो पैच है उसको नर्स के द्वारा ही हटाया जाना चाहिए, और एक सिस्टेमिक वे में उसको हटाकर और उसको क्या करना चाहिए, डिस्कार्ड करना चाहिए। तो ये जैसे फैमिली मेंबर कर रहा है, ठीक है, या फिर जो मोर्टिशियन है वो कर रहा है, या कोई भी पर्सन कर रहा है दोस्तों, तो उसके क्या रहता है, एक प्रॉब्लम रहती है कि हो सकता है कि वो जो ड्रग है दोस्तों वो हटाए, जब उसकी स्किन को टच करेगा तो उसकी स्किन से उसकी बॉडी के अंदर भी एंटर कर सकता है। तो उसको हटाने के लिए एक प्रॉपर वे होना चाहिए, एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। जो नर्सेज है उसको हटाएगी, मान लो ग्लव्स का यूज करेंगे, हम ग्लव्स का यूज करके हम उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ताकि हमारी जो बॉडी है दोस्तों उसके अंदर जो फेंटानिल जो ड्रग है वो क्या नहीं करे दोस्तों, एंटर नहीं करे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि हम इस पैच को खुद रिमूव करेंगे और फिर एप्रोप्रिएट तरीके से हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, डिस्कार्ड करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, रिमूव एंड डिस्पोज ऑफ द पैच इन एन एप्रोप्रिएट रिसेप्टिकल। ठीक है, एप्रोप्रिएट जो डिस्पोजल मेथड उसके द्वारा यूज करके हम उसको क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, अब फिर भी कुछ चीजें हम एक बार देख लेते हैं फेंटानिल के बारे में। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि फेंटानिल इज ए, कि फेंटानिल होता क्या है दोस्तों। तो फेंटानिल एक ओपियोइड ड्रग है,
या इससे बोल सकते हैं ओपोइड लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो ओपोइड एगोनिस्ट तो पक्का लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो ओपोइड लिखा हुआ है या फिर क्या लिखा है, ओपोइड एगोनिस्ट ड्रग होती है फेंटानिल। इसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि फास्टेस्ट एंड शॉर्टेस्ट एक्टिंग ओपोइड, ठीक है, कि भाई फास्टेस्ट और मतलब जो सबसे तेज काम करती है ओपोइड में और कम समय के लिए काम करती है, उसे वो कौन सी ओपोइड ड्रग होती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसका जो एग्जांपल है दोस्तों उसका आएगा रेमेफेंटानिल, रेमेफेंटानिल, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो रेमेफेंटानिल जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, फास्टेस्ट होती है और शॉर्टेस्ट। याद रखने के लिए याद रखो, जैसे मोबाइल के अंदर रैम है, रैम क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, तो रैम से याद रख लो रेमेफेंटानिल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मोस्ट पोटेंट ओपोइड, मतलब जिसकी पावर जो है ना पावरफुल बहुत ज्यादा होती है, जैसे जो फेंटानिल जो होती है ना दोस्तों वो भी बहुत पावरफुल होती है। जो मोरफिन जो ड्रग यूज करते हैं ना उससे 100 गुना ज्यादा पावरफुल होती है फेंटानिल, ठीक है। और इसकी जगह दोस्तों अगर आप सुफेंटानिल यूज करो, सु को मतलब सबसे अच्छी, ठीक है, याद रखने के लिए याद रख सकते हो, सुशील, सुंदर, ठीक है, सु से शुरू होते हैं। तो सुफेंटानिल जो होती है ना दोस्तों वो क्या होती है, मोस्ट पोटेंट होती है। मोरफिन जो ड्रग है और ओपियोइड जो ड्रग है उनसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होती है, 1000 टाइम्स। सोचो कितनी ज्यादा पावरफुल ड्रग होगी दोस्तों ये। तो जो सुफेंटानिल है वो मोस्ट पोटेंट है। और मोस्ट फास्टेस्ट और जो शॉर्टेस्ट है दोस्तों वो कौन सी आपकी रेमेफेंटानिल है। और जो फेंटानिल खुद है वो फेंटानिल जो खुद है वो मोरफिन से 100 टाइम मोर क्या होती है, पावरफुल होती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो ओपियोइड जो ड्रग है उसका एंटीडोट क्या होता है। मान लो आप किसी की ओवरडोज हो जाए ओपियोइड ड्रग की, तो आपको कौन सी ड्रग उसे दोगे, तो नेलोक्सेन इसका आंसर आएगा, सब बच्चों को पता होगा। नेलोक्सेन इज द एंटीडोट ऑफ ओपियोइड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि ट्रांसडर्मल फेंटानिल इज बोर्न फॉर हाउ मेनी डेज, लगभग इस कितने टाइम के लिए दोस्तों हम इसको चिपकाते हैं, ठीक है। तो लगभग इसका जो टाइम पीरियड वो लगभग 72 आवर्स ही होता है, 3 डेज, 72 आवर्स और 3 डेज, ठीक है, 3 दिन के लिए लगाते हैं लगभग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, डोज ऑफ ट्रांसडर्मल फेंटानिल की जो डोज है दोस्तों जो लगाई दे रही है कितनी डोज रिलीज करता रहता है, तो वो लगभग दोस्तों 12 माइक्रोग्राम से लेकर और 100 माइक्रोग्राम पर आवर डोज क्या करता है दोस्तों, रिलीज करता है। 12 माइक्रोग्राम से और 100 माइक्रोग्राम पर आवर डोज क्या करता है, रिलीज करता है। क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, सभी जितने भी दोस्तों ओपियोइड होते हैं ना उनके सबसे बड़ा एक साइड इफेक्ट तो आप सबको पता ही होगा दोस्तों, क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, बस ये लिख लो आप तो बहुत है। तो एक जो इसका जो साइड इफेक्ट है दोस्तों रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, और लिखना चाहो तो जैसे नोजिया, वोमिटिंग, सिडेशन, तो ये इसके क्या हो जाएंगे दोस्तों, साइड इफेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों देखो कि भाई इसको लगाएं कैसे। तो जैसे हम आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा तो आपको सिंपल लगेगा। क्वेश्चन है मान लो कि व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द फेंटानिल ट्रांसडर्मल पैच द स्किन विल बी क्लीन विद, अब आएगा इसमें वाटर के साथ क्लीन करोगे, इसके बाद स्पिरिट के साथ क्लीन करोगे, बीटाडीन के साथ क्लीन करोगे, या सोप वाटर के साथ क्लीन करोगे, ठीक है। अब आपको आंसर थोड़ा सा टफ लगने लग जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट आंसर बताता तो आप सोचते बहुत सिंपल है। तो कुछ नहीं, सिंपल क्लीन वाटर के साथ क्लीन करते हैं, सिंपल वाटर की वाटर भी लिख सकते हो। सोप यहाँ पर नहीं लगाते हैं हम क्योंकि वो इरिटेट कर सकता है कई बार, तो इसलिए सोप का यूज नहीं करते हैं। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कहां कहां पर आप ये पैच क्या कर सकते हो दोस्तों, अप्लाई कर सकते हो। तो ये चेस्ट के ऊपर अप्लाई की जा सकती है, बैक के ऊपर अप्लाई की जा सकती है, जो आर्म है अपर आर्म उनके ऊपर अप्लाई की जा सकती है, अपर आर्म, इन सब के ऊपर क्या की जा सकती है दोस्तों, अप्लाई की जा सकती है। एक्चुअली में जो भी जो साइट होनी चाहिए जहां पर भी हम अप्लाई कर रहे हैं दैट शुड बी इंटैक्ट। ऐसे नहीं है कि वहां पर फुंसी हो रही है, ठीक है, एब्सेस बना हुआ है, ठीक है, कोई भी पैप्यूल वैक्यूल कुछ भी बना हुआ है दोस्तों, गुली बना हुआ है, वहां पर आप चिपका रहे हैं, तो स्किन एकदम क्या होनी चाहिए, इंटैक्ट होनी चाहिए। और फ्लैट सरफेस की क्या हम करते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या होनी चाहिए दोस्तों, फ्लैट होनी चाहिए। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि चेस्ट पे लगाते हैं, बैक के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, या फिर अपर आर्म के ऊपर हम क्या करते हैं अप्लाई। कुछ बार फ्लैंक्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कहां अप्लाई कर सकते हैं, फ्लैंक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो लिख लो फ्लैंक। फिर एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, बेस्ट साइट फॉर चिल्ड्रन एंड कोग्निटिव इम्पेयर्ड, ठीक है, जो साइकेट्रिक जो पेशेंट हैं जिनको आपको डर है कि रिमूवल के चांसेस ज्यादा हैं उनके लिए कौन सी, तो ज्यादातर हम कोशिश करते हैं दोस्तों कि अपर बैक पे अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर जो उसके हटाने के जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, कम होते हैं, क्योंकि एक तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, ठीक है, और एक जो हटाने में थोड़ा सा क्या आता है इसमें जोर आता है, तो इसलिए अपर जो बैक है वो इनके लिए सबसे अच्छी साइड मानी जाती है, अपर बैक, ठीक है, अपर बैक इज द बेस्ट साइड।
तो ये आपका फेंटानिल था, ये आपका क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों दैट वुड बी रिमूव एंड डिस्पोज ऑफ द पैच इन ए एप्रोप्रिएट रेसेप्टेकल। कौन करेगा? नर्स खुद करेगी। अब इसमें पहला दे रखा टेल द फैमिली टू रिमूव, तो फैमिली का काम नहीं है, फैमिली को पता भी नहीं है कि भाई कैसे रिमूव करते हैं, तो गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए ये ऐसे नहीं किया जाएगा। ये कभी भी उसको लीव नहीं कर सकते, वो प्रॉब्लम कोज कर सकता है। फैमिली मेंबर को फार्मेसी पे वापस रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लिखो ट्रांसडर्मल पैचेज को, कोई फेंटानिल जरूरी नहीं है लिखा हुआ है, ट्रांसडर्मल पैचेज को नर्स के द्वारा एप्रोप्रिएट मेथड द्वारा रिमूव करना चाहिए, रिमूव करके डिस्कार्ड करना चाहिए, डिस्कार्ड करना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने वो क्या है कि व्हाट इज ए नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिंग प्रेस्क्राइब्ड ओपोइड एनाल्जेसिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जब कभी भी आप मान लो कि ओपोइड जो एनाल्जेसिक है वो किसी भी पेशेंट को दोस्तों दे रहे हो, तो आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि ओपोइड जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करते हैं, तो वेन एवर यू आर गिविंग द ओपोइड्स ड्रग देन यू हैव टू चेक द रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ द पेशेंट। आप कभी भी किसी भी पेशेंट को दोस्तों अगर ड्रग दे रहे हो तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका रेस्पिरेटरी स्टेटस आप चेक करोगे, एंड फॉर चेकिंग द रेस्पिरेटरी स्टेटस यू हैव टू काउंट द क्लाइंट्स रेस्पिरेशन। तो इसके लिए आप क्या करोगे दोस्तों, क्लाइंट का जो रेस्पिरेशन है आप क्या करोगे, काउंट करोगे। नेक्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट द इंटेंसिटी ऑफ द क्लाइंट्स पेन। जो पेन कितना ज्यादा है दोस्तों, क्यों? क्योंकि जब हमें ये देखना है कि भाई कितनी डोज होगी उसकी या कितना उसको रिलीव होगा, तो उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि व्हेनेवर यू आर गिविंग द ओपोइड ड्रग्स टू एनी पेशेंट देन यू हैव टू चेक द इंटेंसिटी ऑफ द पेन, कि पेन की जो इंटेंसिटी कितना ज्यादा पेन है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। जैसे बिल्कुल कम है तो जरूरी नहीं है कि ओपोइड देने की जरूरत पड़े, या माइल्ड में फिर उस अनुसार ओपोइड दिया जाता है। तो ओपोइड की जो टाइप्स है दोस्तों उनके अकॉर्डिंग हम क्या देते हैं, ओपोइड ड्रग देते हैं। तो इसलिए जो इंटेंसिटी ऑफ द क्लाइंट्स पेन है दोस्तों वो डॉक्यूमेंट करना क्या है, जरूरी है। तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड क्या देखा है, विद होल्ड द मेडिकेशन इफ द क्लाइंट्स रिपोर्ट्स प्यूराइटस। अगर क्लाइंट को मान लो इचिंग टाइप होता है तो आप ड्रग को रोक दो। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर पेशेंट को तो प्यूराइटिस देखने को मिलता भी नहीं है, और अगर पेशेंट को प्यूराइटिस होता है तो ये एक नॉर्मल साइड इफेक्ट है, इसमें ड्रग को विद होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं होती है ना। तो ये चीज क्या है दोस्तों, यहाँ पर गलत दे रखी है, नॉर्मल साइड इफेक्ट है, अगर है तो भी विद होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो डोंट विद होल्ड करने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो विद होल्ड मत करो आप इसको। नेक्स्ट क्या दे रखा है, वेरीफाई द नंबर ऑफ डोजेज इन द लॉक्ड कैबिनेट बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग द प्रेस्क्राइब्ड डोज। जहां पर वो ड्रग रखी हुई है, लॉक्ड कैबिनेट के अंदर रखी हुई है, तो उससे पहले आपको क्या करना है दोस्तों कि जब ड्रग दो तो उससे पहले कितनी डोज उसमें बची हुई है, कितनी डोज आपने ली है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही है। ये क्या है दोस्तों, सही है। मैं बताता हूँ क्या रीजन है। एक्चुअली में ये जो ड्रग है ना दोस्तों, ओपोइड जो ड्रग्स होती है ना, वो एक्चुअली में ड्रग अब्यूज में यूज की जाती हैं। और कई बार ये जो ड्रग्स जो होती हैं दोस्तों, आपको जानकर अचंबा होगा कि जो नार्कोटिक्स जो डिपार्टमेंट है ना दोस्तों, वो हॉस्पिटल से मंगवा लेता है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड कि भाई कितनी ड्रग किस पेशेंट को यूज हुई है। क्यों? क्योंकि इनका अब्यूज है, तो कोई भी इसका अब्यूज कर सकता है। इसलिए ये जो ड्रग है दोस्तों, ये एक्चुअली में क्या होनी चाहिए, अच्छी तरह से काउंट होनी चाहिए, किस पेशेंट को लगी है उसका अच्छी तरह से क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप कभी भी अगर मान लो कोई पेशेंट के पास आप लेके गए ड्रग, उसने मना कर दिया मैं नहीं ले रहा, तो आप उसको डिस्कार्ड कर रहे हो, तो डिस्कार्ड भी आप एक नर्स की प्रेजेंस में करोगे, ऐसे नहीं कि आपने खुद नहीं डिस्कार्ड कर दिया। क्यों? हो सकता है दोस्तों, देखो माना नहीं जाना चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल ग्रुप में बता रहा हूँ कि मान लो कोई नर्स है दोस्तों, हो सकता है वो खुद ही अब्यूज करती हो, उसने डिस्कार्ड नहीं किया हो और बाद में कह दे कि डिस्कार्ड, तो उसका डिस्कार्ड का भी ये प्रोसीजर कि व्हेनेवर यू आर डिस्कार्डिंग द ड्रग देन वन पर्सन शुड बी देयर, ठीक है। एक पर्सन का होना जो आपके डिपार्टमेंट से है ये मस्ट है वहां पे, तो उस प्रकार से हम डिस्कार्ड करते हैं। तो इनका जो रिकॉर्ड है ना वो मेंटेन करना जरूरी है। तो whenever you are taking the drug from the cabinet, it is your responsibility to count that, ठीक है। तो उसको काउंट करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जब भी आप वो जो ड्रग वो निकाल रहे हो उस समय, ठीक है। तो वेरीफाई द नंबर ऑफ डोजेज इन द लॉक्ड कैबिनेट बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग द प्रेस्क्राइब्ड डोज। इसके बाद क्या देखा दोस्तों, डिस्कार्ड द मेडिकेशन इन द क्लाइंट्स टॉयलेट बिफोर लिविंग द रूम इफ द मेडिकेशन इज रिफ्यूज्ड, ठीक है। वही बात है,
अगर मान लो दोस्तों क्लाइंट है वो इफ ही इज और सी इज रिफ्यूजिंग टू टेक द ड्रग देन यू कैंट डिस्कार्ड विदाउट एनी अदर वन प्रेजेंस। अगर और कोई प्रेजेंट वहां पे नहीं है तो आप उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते हो, आपको दूसरी नर्स का वहां पे प्रेजेंस होना क्या है दोस्तों जरूरी है, तभी आप उसको क्या करोगे डिस्कार्ड करोगे। जबकि इसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें ये लिखा हुआ है दोस्तों कि जो ड्रग है ना उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लाइंट के टॉयलेट में रूम को छोड़ने से पहले, मतलब आप क्लाइंट के रूम में गए, उसने आपने पूछा ये लो आपकी ड्रग, वो कहना नहीं मैं तो नहीं लूंगा, तो आप उसको उसका ये राइट है, राइट टू रिफ्यूज है उसके पास। तो आप ऐसे नहीं कि आप वहीं पर ड्रग को फेंक के आ जाओ, टॉयलेट में डिस्कार्ड करके आ जाओ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप इसको डिस्कार्ड करें तो प्रॉपर वे में डिस्कार्ड करोगे पहली बात तो, डिस्कार्ड करने के लिए भी आपको एक पर्सन का क्या है वेरिफिकेशन जरूरी है। ठीक है, एक पर्सन उसको वेरीफाई करेगा, उसके आपके साथ रहेगा। ठीक है, इसलिए ये भी क्या है दोस्तों गलत है। तो राइट जो आंसर होंगे इसके, काउंट द क्लाइंट रेस्पिरेशन, डॉक्यूमेंट द इंटेंसिटी ऑफ द क्लाइंट्स पेन और वेरीफाई द नंबर ऑफ डोज इन द लॉक्ड कैबिनेट बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द प्रिस्क्राइब्ड डोज। तो लिखो ओपियोइड देने से पहले, जल्दी जल्दी लिखो, ओपियोइड देने से पहले निम्न या फॉलोइंग, ओपियोइड देने से पहले निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। These instructions should have been followed by the nurse before administrating or before giving the opioid drugs. बातों का ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट वन क्या है दोस्तों, ये वाले लिखा देता हूँ डायरेक्टली मैं। लिखो ओपियोइड ड्रग से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करती हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करती हैं। ओपियोइड ड्रग्स कैन कोज द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करती है। सो इसलिए करती हैं, इसलिए नर्स को रेस्पिरेटरी रेट असेस करनी चाहिए। Opioid drugs causes the respiratory depression, then it is the responsibility of the nurse to count the respiratory rate while giving the medication। ठीक है, उसके दौरान भी चेक करेंगे, उससे पहले भी चेक करेंगे, दोनों में चेक करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद सेकंड वन क्या है दोस्तों, सेकंड वन इसमें है कि आप इंटेंसिटी ऑफ द जो पेन है उसको क्या करोगे, डॉक्यूमेंट करोगे। तो ये लिख लो, पेन की इंटेंसिटी को डॉक्यूमेंट करेंगे, पेन की इंटेंसिटी को डॉक्यूमेंट करेंगे। और तीसरे सिंपल में लिख लो कि ड्रग्स का अच्छे से रिकॉर्ड रखेंगे। ओपियोइड ड्रग्स का ओपियोइड OPIOID आएगा, ओपियोइड ड्रग्स का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाएगा। बस वही मतलब हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ, प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ये भी लिखना चाहो, अगर डिस्कार्ड करते समय एक पर्सन की रेस्ट वहां पर होना जरूरी है, ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि विच नर्सिंग बिहेवियर इज एन इंटेंशनल टॉर्ट। ठीक है, तो टॉर्ट मैंने आपको कई बार बता दिया है, शायद हमने बहुत बार पढ़ लिया है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज भी हमने पढ़ ली है। तो दोस्तों हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी इलीगल कमिटेड, कोई भी पर्सन और प्रॉपर्टी के खिलाफ किया गया कार्य क्या कहलाता है, आपका टॉर्ट कहलाता है। टॉर्ट को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला है जानबूझकर किया हुआ, उसको बोलते हैं हम इंटेंशनल, और एक होता है दोस्तों जानबूझकर नहीं किया हुआ लेकिन गलती हो गई, तो उसे बोलेंगे हम अनइंटेंशनल टॉर्ट। ठीक है, तो दोस्तों इंटेंशनल टॉर्ट के अंदर आपने देखा है कि एक तो आता है आपका इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी आता है, ठीक है, फॉल्स इंप्रिजनमेंट आता है, डिफेमेशन आता है, असोल्ट एंड बैटरी आता है, असोल्ट एंड बैटरी। अनइंटेंशन के अंदर आते हैं आपकी नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस, एंड ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी आता है, माल प्रैक्टिस। बस ये याद रख लो आप, तो बहुत हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड में दोबारा से एक एक लाइन में बता देता हूं क्या क्या ताकि आपकी रिवाइज हो जाए। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी मतलब किसी के भी मेडिकल रिकॉर्ड्स को, आप पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स को अनऑथराइज्ड पर्सन को दे रहे हो, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कहलाएगा। फॉल्स इंप्रिजनमेंट, बिना लीगल वारंट के आप अगर पेशेंट को रोक रहे हो, ठीक, उसको जाने नहीं दे रहे, तो फॉल्स इंप्रिजनमेंट है। किसी भी पर्सन की बोलकर या फिर आप लिखित में किसी प्रकार से रेपुटेशन को कम कर रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड डिफेमेशन। दो प्रकार का होता है, स्लैंडर एंड लिबेल। असोल्ट मतलब थ्रेट देना, और बैटरी मतलब किसी को भी फिजिकली हार्म पहुंचाना। अनइंटेंशनल में नेग्लिजेंस मतलब आप
आपने जो गलती की है, आपके ही स्टैंडर्ड की जो नर्स है वो उतनी गलती नहीं करती, तो स्टैंडर्ड ऑफ केयर से कम का कार्य करना जो आपके ही प्रोफेशन की दूसरी नर्स नहीं करती, क्या कहलाते हैं? नेग्लिजेंस। और माल प्रैक्टिस इज द प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, जो प्रोफेशनल जो नेग्लिजेंस है दोस्तों, वही क्या कहलाता है? आपका माल प्रैक्टिस कहलाता है। ठीक है, अब आ जाओ इसमें, बस क्वेश्चन यही पूछा है सिंपल सा कि भाई आपको ये बताना है कि इंटेंशनल टोर्ट कौन सा है। तो इंटेंशनल है दोस्तों तो उसमें से ये सारे होने चाहिए। क्या? तो असोल्ट होना चाहिए, ठीक है, बैटरी होना चाहिए, डिफेमेशन, फॉल्स इंप्रिजनमेंट और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी में से एक होना चाहिए। कहां से आ गए? ठीक है, फर्स्ट वन इज मिस काउंटिंग गोज पैड्स ड्यूरिंग ए क्लाइंट्स सर्जरी। ठीक है, आप सर्जरी कर रहे हो, सर्जरी के दौरान आप उसमें हो, वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हो आपकी, ठीक है, आप असिस्ट करवा रहे हो सर्जरी को, और आपने जो पैड जो यूज कर रहे हैं सर्जरी में, आपने उसको काउंट सही नहीं किया, पेशेंट के अंदर रह गया पैड, ठीक है, ऐसी गलती कर दी, तो ये माल प्रैक्टिस के अंदर आएगा, क्योंकि आपका प्रोफेशन है ये और प्रोफेशनल नेग्लिजेंस हुई है आपसे, तो ये किसके अंदर आएगा? माल प्रैक्टिस के अंदर आएगा। कोजिंग ए बर्न व्हेन अप्लाइंग ए वेट ड्रेसिंग टू ए क्लाइंट एक्सट्रीमिटी, जब आप वेट ड्रेसिंग अप्लाई कर रहे हो उसके कारण पेशेंट को क्या हुई है दोस्तों? बर्न हुआ है, तो ये भी किसके अंदर आएगा? माल प्रैक्टिस के अंदर ही आएगा। डिवल्गिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन अबाउट ए क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस टू द मीडिया, ठीक है, आपने क्लाइंट की हेल्थ स्टेटस को दोस्तों ऐसी प्राइवेट इंफॉर्मेशन थी जो आपको नहीं देनी चाहिए थी, बट यू आर गिविंग इट टू द मीडिया, तो ये किसका एग्जांपल है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, एंड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी इज एन इंटेंशनल टोर्ट। ठीक है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी क्या होता है? इंटेंशनल टोर्ट होता है, तो ये आपका इंटेंशनल टोर्ट हो गया, इंटेंशनल टोर्ट। नेक्स्ट है फेलिंग टू मॉनिटर ए क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग एन एंटी हाइपरटेंसिव, मतलब आपको इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक द बीपी ऑफ ए पेशेंट वेन एवर यू आर गिविंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग टू एनी पेशेंट। ठीक है, किसी भी पेशेंट को जब आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे रहे हो तो इससे पहले ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसका बीपी क्या करोगे दोस्तों? चेक करोगे, बट आप चेक नहीं कर रहे हो, आपने चेक नहीं किया, तो ये गलती भी किसके अंदर आएगी? आपकी माल प्रैक्टिस के अंदर आएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये सब एग्जाम्पल हैं, तो इसमें जो एक ये सारे जो हैं दोस्तों ये क्या है आपके, ये जो एग्जांपल है माल प्रैक्टिस जो है वो किसका एग्जांपल है? अनइंटेंशनल टोर्ट का है, वेयर एज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी इज एग्जांपल ऑफ इंटेंशनल टोर्ट। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो लिख लो, किसी भी पेशेंट की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को अनअथोराइज्ड पर्सन और इंस्टीट्यूशन को देना, जैसे मीडिया इंस्टीट्यूशन हो गया, इंस्टीट्यूशन को देना इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कहलाता है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कहलाता है। यह एक इंटेंशनल टोर्ट है, यह एक इंटेंशनल टोर्ट है। पैरी पॉटर की जो बुक है ना दोस्तों, उसके अंदर एक्चुअली में इन दोनों को मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है एंड जो डिफेमेशन है उसको क्वाजी इंटेंशनल बताया हमने, कि दोनों तरफ होती है, गलती से भी हो जाता है कई बार, लेकिन ज़्यादातर बुक के अंदर ये इसी में है, तो मैंने उस हिसाब से आपको बता दिया। वैसे मैंने आपको पहले की जो क्लासेस हैं उसमें आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि क्या है, किस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, ए 24 आवर्स आफ्टर ए सिजेरियन बर्थ ए क्लाइंट इलेक्ट्स टू साइन हरसेल्फ हर बेबी आउट ऑफ द हॉस्पिटल। किसी भी पेशेंट का दोस्तों मान लो सिजेरियन सेक्शन हुआ, देखो कितनी अच्छी कंडीशन दे रखी है, ये आपके साथ भी होगा पक्का ना कभी देख लेना। आप जब हॉस्पिटल में काम करोगे, जब आप एम्स के अंदर काम करोगे नोट सेट को क्लियर करके, तो आपके साथ भी हो सकता है। भाई एक क्लाइंट, उसको सिजेरियन बर्थ हुआ था, 24 घंटे के बाद उस क्लाइंट ने कहा कि भाई मैं साइन करूंगी, ठीक है, उसने साइन करूंगी और मैं मेरी बेबी को हॉस्पिटल से बाहर ले जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं जाना चाहती हूँ उस हॉस्पिटल से, मैंने साइन कर दिए, उसने साइन कर दिए, भाई जहाँ भी उसने साइन करवा रहे हो आप, उसने साइन कर दिया कि मैं रेडी हूँ, आप मुझे यहाँ से मैं जाना चाहती हूँ। स्टाफ मेंबर्स आर अनेबल टू कॉन्टैक्ट हर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अब वार्ड में डॉक्टर नहीं था, हमें सोचा कि यार डॉक्टर साहब को बता देते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हमें मिले नहीं। द क्लाइंट अराइव्ड एट द नर्सरी एंड आस्क दैट हर इन्फेंट बी गिवन टू हर टू टेक होम। वो आती है आपके पास और कहती है कि मुझे मेरा बच्चा दो और मैं इसे घर ले जाना चाहती हूँ। व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन? बताओ आप क्या करोगे? कंडीशन समझ में आई ना? कोई भी पेशेंट है दोस्तों, वो कह रहा है कि मुझे जाना है, मैं मेरे बच्चे को लेके जाऊंगी, मैंने साइन कर दिए हैं, साइन करवाए और मुझे मेरा बच्चा दो, मैं जाना चाहती हूँ। आप सोच रहे कि यार इसकी पता नहीं क्या कंडीशन है, क्या है, डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, डॉक्टर आपको मिल नहीं रहा, तो आप क्या करोगे? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताओ।
पहला ऑप्शन आपके पास क्या है दोस्तों, गिव द इन्फेंट टू द क्लाइंट एंड इंस्ट्रक्ट हर रिगार्डिंग द इन्फेंट्स केयर। भाई बच्चा दे दो उसको और उसको समझाओ कि किस प्रकार से इन्फेंट की केयर की जाती है। सेकंड जो ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है कि एक्सप्लेन टू द क्लाइंट दैट सी कैन लिव बट हर इन्फेंट मस्ट रिमेन इन द हॉस्पिटल, कि भाई उसको समझाओ कि आप जाना चाहते हो तो यू कैन गो बट इन्फेंट कैन नॉट बी गिवन टू यू, इन्फेंट को हम नहीं दे सकते और इन्फेंट यहीं पे रहेगा, हम इसकी केयर करेंगे। थर्ड जो ऑप्शन वो क्या है, एम्फसाइज टू द क्लाइंट दैट द इन्फेंट इज ए माइनर एंड लीगली मस्ट रिमेन अनटिल ऑर्डर्स आर रिसीव्ड। उसने कहा कि क्लाइंट को ये कहा कि इन्फेंट जो है ना माइनर है, ठीक है, आप जा सकते हो लेकिन लीगली ये जब तक नहीं जाएगा जब तक हमें क्या नहीं मिल जाएंगे दोस्तों, ऑर्डर्स नहीं मिल जाएंगे। फोर्थ जो ऑप्शन वो क्या कह रहा है कि टेल द क्लाइंट दैट हॉस्पिटल पॉलिसी प्रिवेंट्स द स्टाफ, कि पेशेंट को ये कहो, जो पेशेंट है जो मदर है उसको ये कहो कि हॉस्पिटल जो पॉलिसी है वो ये बना रखी है कि हमें मतलब प्रिवेंट द स्टाफ फ्रॉम रिलीजिंग द इन्फेंट्स अंटिल रेडी फॉर डिस्चार्ज, कि जब तक कि वो डिस्चार्ज के लिए रेडी नहीं हो जाता है तब तक हम उसे नहीं दे सकते। ये हमारी हॉस्पिटल की क्या बनी हुई है, पॉलिसी बनी हुई है। तो अब 4 कंडीशन है, बताओ आप क्या करोगे, कमेंट करो A B C और D, क्या आएगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताओ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो आएगा ना वो आएगा फर्स्ट। अगर जो क्लाइंट है ना दोस्तों वो उसका जो बेबी है, अगर जो क्लाइंट अगर वो साइन कर देता है ना तो आप उसको रोक नहीं सकते। अगर आप उसको रोक रहे हो तो ये केस हो जाएगा आपका फॉल्स इंप्रिजनमेंट का, कि आप उसको रोक रहे हो बिना किसी कारण से, आपके पास कोई लीगल वारंट नहीं, कोई कारण नहीं है रोकने का, क्योंकि ये उसका राइट है कि अगर वो जिस हॉस्पिटल में चाहे ट्रीटमेंट करवा सकती है, जब जाना चाहे जा सकती है वो, ठीक है। इसलिए राइट जो आंसर होगा दोस्तों इसका क्या होगा, गिव द इन्फेंट टू द क्लाइंट एंड इंस्ट्रक्ट हर। उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इंस्ट्रक्ट करेंगे उसको कि भाई किस प्रकार से आपको केयर करनी है। तो ये क्लाइंट का राइट है, हम इसे ब्रीच नहीं कर सकते, नहीं तोड़ सकते हम इसे। सेकंड जो ऑप्शन था दोस्तों ये कह रहा है कि भाई आप जा सकते हो बच्चा नहीं जा सकता, तो ऐसा नहीं कर सकते हम, ये दोनों उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मदर को हम ऐसा नहीं कर सकते बच्चे को छोड़ दें, मदर को कहते तुम जाओ, ठीक है। थर्ड भी लगभग यही कह रहा है, तो ये भी गलत है। फोर्थ जो है ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, आपके खिलाफ केस होगा, हॉस्पिटल आपका आएगा भी नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट जो आंसर है दोस्तों क्या होगा, फर्स्ट होगा, गिव द इन्फेंट टू द क्लाइंट एंड इंस्ट्रक्ट हर रिगार्डिंग द इन्फेंट्स केयर। लिखो, अगर कोई पेशेंट साइन करके हॉस्पिटल से जाना चाहता है, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, ठीक है, साइन करके हॉस्पिटल से जाना चाहता है, मतलब जो भी इसेंशियल डॉक्यूमेंट है उन पे साइन करके जाना चाहता है, तो नर्स उसे लीगली नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती है। If any patient want to leave the hospital, then he can leave or she can leave, ठीक है, legally he can do it। इसके बाद है ये ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे आपको मैं से चीजें सिखाऊंगा इस क्वेश्चन के थ्रू। एक क्लाइंट इज हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज ऑफ सीवियर डिप्रेशन, एक क्लाइंट है दोस्तों वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है किसके कारण, सीवियर डिप्रेशन के कारण। द क्लाइंट रिफ्यूजेस टू ईट, ठीक है, क्लाइंट को सीवियर डिप्रेशन है, क्लाइंट है दोस्तों खाने के लिए मना कर रहा है, रिफ्यूजेस टू ईट, स्टेज इन बेड मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर टाइम बेड पे रहता है, डज नॉट टॉक विद फैमिली मेंबर्स, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी बात नहीं करता, एंड विल नॉट लीव द रूम, और रूम को भी नहीं छोड़ता। The nurse attempts to initiate a conversation by asking questions but receive no answer। नर्स ने सोचा कि इससे बात करती हूं मैं, कई सारे उससे क्वेश्चन पूछे, भाई क्या नाम है, वो चुप है, नहीं बोल रहा, क्या करते हो, नहीं बोल रहा, क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत है क्या, खाना खाना है क्या, सब में साइलेंट, ठीक है। तो द नर्स अटेम्प्ट्स टू इनिशिएट ए कन्वर्सेशन, नर्स ने कन्वर्सेशन करने की कोशिश की है क्वेश्चन पूछकर, बट कोई आंसर नहीं मिला। फाइनली द नर्स टेल्स द क्लाइंट दैट इफ देयर इज नो रेस्पॉन्स, लास्ट में नर्स पेशेंट को क्या कहती है कि अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला द नर्स विल लीव, मैं यहां से चली जाऊंगी, एंड द क्लाइंट विल रिमेन अलोन, और तुम अकेले रहोगे, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगी यहां से अगर मेरे से बात नहीं की तो। हाउ शुड द नर्स बिहेवियर बी इंटरप्रेटेड, आपको क्या लगता है कि नर्स का जो बिहेवियर है उसको आप किस प्रकार से इंटरप्रेटेड करोगे, ठीक है। क्लाइंट है दोस्तों बोल नहीं रहा और आपको गुस्सा आ गया, आपने कह दिया कि बोल ले क्या, तो भाई नहीं बोला तो मैं जा रहा हूं या मैं जा रही हूं छोड़ के, फिर देख लेना अकेला पड़े रहना यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि नर्स का जो बिहेवियर है वो कैसा है। ऑप्शन फर्स्ट जो है, ए सिस्टम ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट इज बीइंग यूज्ड टू मोटिवेट द क्लाइंट, ठीक है दोस्तों, ये
भाई रिवार्ड है, कोई अच्छा काम करोगे तो रिवार्ड मिलेगा, गलत काम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, ये उसका भाग है, तो ये उसका भाग नहीं है। क्लाइंट डिप्रेशन में है, ये उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आ रहे हैं, इस कंडीशन में आप इस रूल को यहाँ पे लागू नहीं कर सकते हो, तो बिल्कुल गलत है। सेकंड देखिए, लिविंग द क्लाइंट अलोन अलाउज टाइम्स फॉर द नर्स टू थिंक ऑफ अदर स्ट्रेटजीज। ऐसे करें कि अगर क्लाइंट को आप अकेला छोड़ दोगे तो नर्स के पास इतना टाइम रहेगा कि वो और चीजों के बारे में कैसे से बात करवाऊंगी मैं, ऐसे कभी भी नेवर नेवर एवर लीव द क्लाइंट अलोन, स्पेशली, ठीक है, वैसे भी अलोन नहीं छोड़ना, बट स्पेशली इफ ही और सी सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन के अंदर जो क्लाइंट है वो सुसाइड कर सकता है, तो उसका रिस्क रहता है, इसलिए हम कभी भी क्लाइंट को अलोन छोड़ेंगे भी नहीं। वैसे भी ये दिस क्लाइंट इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिप्रेशन। थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों, दिस बिहेवियर इंडिकेट्स द क्लाइंट डिजायर फॉर सोलिट्यूड दैट द नर्स इज रेस्पेक्टिंग, कि ये जो बिहेवियर है दोस्तों ये शो करता है कि क्लाइंट जो है वो अकेला रहना चाहता है और नर्स उसका रेस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। सोलिट्यूड का मतलब अकेला रहना चाहता है, और जो नर्स है दोस्तों उसको रेस्पेक्ट करे। भाई नर्स ये सोच रही है कि चलो ये अकेला रहना चाहता है तो मैं इसको कह देती हूँ, ठीक है, मैं नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगी, तुम यहाँ पर अकेले रहना। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्लाइंट जो है बेचारे के तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं तो डिजीज के, तो राइट जो आंसर होगा दिस थ्रेट इज कंसिडर्ड असॉल्ट। आप उसको धमकी दे रहे हो दोस्तों, आप उस पेशेंट को क्या दे रहे हो, धमकी दे रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगी, ठीक है, दिस इज असॉल्ट। ये क्या है, असॉल्ट है। तो आपके साथ भी कई बार असॉल्ट हुआ होगा आई थिंक, तो ये असॉल्ट है। किसी को भी दोस्तों किसी भी प्रकार की थ्रेट देना, धमकी देना क्या कहलाता है, असॉल्ट कहलाता है। और अगर आपने ऐसा किया है, फिजिकली हार्म पहुंचा है, किसी को फिजिकली टच किया है अनजस्टिफाइबल रूप से, देन इट विल बी नोन एज बैटरी, तब ये बैटरी कहलाएगा, ठीक है। कई बच्चे याद कर रहे हैं कि सर मेरे को भी ऐसी थ्रेट मिली हुई है एक बार, ये वाली जो नर्स पेशेंट को दे रही है। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा दिस थ्रेट इज कंसिडर्ड असॉल्ट एंड द नर्स शुड नॉट हैव रिएक्टेड इन दिस मैनर। इसे असॉल्ट माना जाएगा और ऐसा नहीं करना चाहिए था नर्स को। चलो थोड़ा सा, वैसे तो साइकेट्रिक में हम पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा डिप्रेशन के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर। अगर वर्ल्ड वाइड हम बात करें कि मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर क्या है दोस्तों, तो जो इसका आंसर आएगा दैट वुड बी एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी जो डिसऑर्डर्स होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या आएगा कि मोस्ट कॉमन इंडिविजुअल साइकेट्रिक डिसऑर्डर। अब एंजाइटी डिसऑर्डर कई सारे डिसऑर्डर हैं, लेकिन हम एक इंडिविजुअल साइकेट्रिक डिसऑर्डर लें तब इसका नाम आएगा दोस्तों डिप्रेशन। तब इसका क्या नाम आएगा, डिप्रेशन। डिप्रेशन इज द मोस्ट कॉमन इंडिविजुअल साइकेट्रिक डिसऑर्डर, क्योंकि एंजाइटी के बहुत सारे टाइप हैं, तो डिप्रेशन अगर एक इंडिविजुअल डिसऑर्डर लेना दोस्तों तो डिप्रेशन क्या है, मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, या सिर्फ क्या बोल सकते हैं, डिप्रेशन भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार ये, न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस दैट अकर्स इन डिप्रेशन, कि डिप्रेशन के अंदर क्या क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान रखना है, सीरोटोनिन कम हो जाता है, डोपामीन कम हो जाता है, नोर एड्रेनलिन कम हो जाता है, गाबा एमाइनो ब्यूटारिक जो एसिड है दोस्तों वो भी कम हो जाता है। क्वेश्चन एक बार आया था, उसके अंदर दे रखा था, एक ऑप्शन में दे रखा था सीरोटोनिन कम हो जाता है, एक ऑप्शन में दे रखा था गाबा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड कम हो जाता है, और डी जो ऑप्शन दे रखा था उसमें दे रखा था बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी में से। तो इसका जो राइट आंसर माना था उन्होंने बोथ ए एंड बी माना था, ठीक है। ये नहीं दे रखे थे, डोपामिन और ये नहीं दे रखे थे, लेकिन ये चारों चीजें क्या हो जाती हैं दोस्तों, इसके अंदर कम हो जाती हैं, तो थोड़ा सा इसको भी याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मीन एज ऑफ डिप्रेशन, कि मेनली जो डिप्रेशन है वो कौन सी एज के अंदर आता है, तो मीन एज ऑफ डिप्रेशन इज अबाउट 40 ईयर्स, 40 साल की जो एज होती है दोस्तों, इसमें मेनली क्या आता है, डिप्रेशन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीमेल रेसो मेल क्या होता है डिप्रेशन में, तो फीमेल के अंदर ही क्या पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है, लेकिन चाइल्ड के अंदर जब होता है ना तब ये रेसो काम नहीं करता, ठीक है। चाइल्ड के अंदर ये रेसो काम नहीं करता, वहां पर 1:1 होता है, लेकिन अगर जनरल पॉपुलेशन में मेल फीमेल की बात करें तो मेल की तुलना में फीमेल के अंदर डिप्रेशन क्या है, ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 3 मेजर जो सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के वो क्या क्या होते हैं, 3 मेजर सिम्टम बताने हैं आपको। तो एक तो दोस्तों लैक ऑफ एनर्जी होती है, ऐसे क्लाइंट के अंदर लैक ऑफ एनर्जी पाया जाएगा। कई सोच रहे हैं सर मेरे में भी होता है, वो वाली एनर्जी नहीं है, तुम लोगों को अलग है, अलग ही वीकनेस है तुम्हारा, ठीक है। तुम लोगों के को काम करने में जोर आ रहा है ना, वो वाला नहीं है ये, ठीक है। बाकी के सिम्टम्स भी होने चाहिए। सेकंड वन दोस्तों एनहिडोनिया, थर्ड वन इज सैडनेस। अब सैडनेस को तो बताने की जरूरत नहीं है, एनहिडोनिया बता देता हूं कि एनहिडोनिया का मतलब क्या है कि जो पर्सन है दोस्तों जो प्लीजर नहीं ले पाता है ना, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, एनहिडोनिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्लीजर का मतलब क्या होता है कि भाई
उसी एक्टिविटी के अंदर आपको खुशी मिले, लेकिन वो पर्सन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको जो प्लेजरेबल जो एक्टिविटीज हैं दोस्तों उससे भी उसको क्या नहीं मिल रही है दोस्तों, खुशी नहीं मिल रही है। जैसे मान लो किसी की शादी है और वो खुश नहीं है, ठीक है, तो उस प्रकार से आप समझ सकते हो कि जिस प्लेजर एक्टिविटी में और कोई पर्सन है उसको खुशी मिलती है, उसको उससे कोई भी खुशी नहीं मिल रही है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, एनहीडोनिया के नाम से जानते हैं। तो तीनों सिम्टम को याद रखना, इन्हें दोस्तों हम मेजर सिम्टम्स के नाम से जानते हैं। इन्हें हम किस नाम जानते हैं, मेजर सिम्टम्स के नाम से जानते हैं। तीन मेजर सिम्टम है। व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट डायग्नोसिस, जब हम डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे तब हम पढ़ेंगे कि इन तीनों में से किसी भी पेशेंट के अंदर अगर एक भी प्रेजेंट है और बाकी के अदर सिम्टम प्रेजेंट है तो वो पेशेंट क्या कहलाता है दोस्तों, डिप्रेशन के पेशेंट में कंसिडर किया जाता है, अगर ये सिम्टम्स 2 वीक या 15 दिन से ज्यादा के लिए उस पेशेंट के अंदर आते हैं तो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना, तीनों सिम्टम को इस प्रकार से आप इसको याद रख लेना। L फॉर लैक ऑफ एनर्जी, A फॉर एनिडोनिया और S फॉर सैडनेस, LAS। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों एक पर्सन था जिसका नाम था बैक। बैक ने भी कुछ सिम्टम्स बताए जिसे बैक ट्राइड के नाम से जाना गया। उसने बोला कि मैं भी डिप्रेशन के 3 जो सिम्टम्स है वो देना चाहता हूं, उन्हें उसने बैक ट्राइड का नाम दिया। 3 मतलब ट्राइड बैक के द्वारा दिया गया, या फिर दोस्तों कोग्निटिव ट्राइड भी बोलते हैं, कोग्निटिव इंपेयरमेंट हो रहा है इसमें, तो उसे कोग्निटिव ट्राइड के नाम से भी उसे जानते हैं। तो उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से जो 3 सिम्टम है दोस्तों वो इसके अंदर आते हैं, कौन कौन से 3 सिम्टम्स आते हैं। नेगेटिव फीलिंग अबाउट हिमसेल्फ, पेशेंट जो है दोस्तों खुद के खिलाफ जो फीलिंग है वो आएगी, उसे खुद के खिलाफ नेगेटिव फीलिंग आएगी तो वो क्या कहलाएगा, हेल्पलेसनेस कहलाएगा, सॉरी वर्थलेसनेस, वर्थलेसनेस, वर्थलेसनेस। दूसरों से उसे ऐसा लगेगा कि मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा, दूसरे मतलब एनवायरनमेंट उसके सराउंडिंग में जो है दोस्तों, तो फिर ये किसके अंदर आ जाएगा, हेल्पलेसनेस के अंदर आ जाएगा, हेल्पलेसनेस। और फ्यूचर से नेगेटिव फीलिंग कि भाई मेरा आगे कुछ नहीं होने वाला, उसे हम किस नाम जानेंगे दोस्तों, होपलेसनेस के नाम से जानेंगे, होपलेसनेस। तो 3 चीजों की नेगेटिव फीलिंग हुई, खुद से हुई कि भाई मैं इस दुनिया में मेरा कोई फायदा नहीं है होने का, मेरा कोई भी फायदा नहीं है, मैं गलत हूं, जो भी हूं मेरा जीना बेकार है, वर्थलेसनेस कहलाएगा। ठीक है, मुझे लगेगा कि कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा, मैं हेल्पलेस हूं। ठीक है, तो हेल्पलेसनेस या हेल्पलेस भी बोल सकते हो सिर्फ। और फ्यूचर मतलब मेरे आगे क्या होगा, तो कोई होप उम्मीद नहीं बचेगी उसके अंदर कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है, तो उसे होपलेसनेस। तो ये 3 साइन दिए थे किसने, बैक ने, तो बैक ट्राइड के नाम से मैंने जानते हैं, तो इन सिम्टम को भी आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं दोस्तों, तो एक तो देखो पेशेंट का जो अटेंशन है वो डिक्रीज हो सकता है, अटेंशन क्या हो सकता है दोस्तों, डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बोलते हैं इसको, डिस्ट्रैक्ट होता है वो ज्यादा, ये होगा। एक उसका साइकोमोटर रिटार्डेशन, उसका मन करेगा कि कोई एक्टिविटी नहीं करूं मैं। ठीक है, साइकोमोटर रिटार्डेशन होगा, कोई काम करने का उसका मन ही नहीं करेगा। डिक्रीज थिंकिंग होगा, सोचने की क्षमता उसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। कई बार इसमें बढ़ भी जाती है, ठीक है, कई बार इसमें बढ़ भी सकती है ना, उसके कारण डिप्रेशन आ जाता है। लेकिन ज्यादा ज्यादा आगे जाता है तो मतलब सही सोचने की जो क्षमता है ना दोस्तों वो चली जाती है, कि सही सोचे खुद के बारे में, तो वो चीज क्या हो जाती है, उसकी चली जाती है। अब बताओ स्लीप क्या होगा दोस्तों, आप सब कहोगे दोस्तों स्लीप सर ज्यादा होगा या कम होगा, तो दोनों ही सही कह रहे हो। इसमें अंदर ज्यादा भी हो सकता है दोस्तों, और स्लीप क्या हो सकती है दोस्तों, कम भी हो सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही सेम चीज दोस्तों एपेटाइट में है। एपेटाइट कुछ लोगों की डिप्रेशन में बढ़ भी जाती है और कुछ की कम भी हो जाती है। ठीक है, एपेटाइट दोस्तों कम भी हो जाती है। और सेम चीज है वेट में दोस्तों, वेट कुछ पेशेंट के अंदर कम भी हो जाता है और कुछ के अंदर बढ़ भी जाता है। इन 3 चीजों को ध्यान रखना, एपेटाइट, वेट और स्लीप, ये कम भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, तो दोनों चीजें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी। तो आप कई बार अब लिख देते हैं कि भाई कम होता है, ये होता है, लेकिन ध्यान रखना ये कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आता है कि भाई मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सुसाइड क्या है, तो हैंगिंग है। हैंगिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सुसाइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई टाइप ऑफ सुसाइड क्या क्या होती है, तो मैं कुछ सुसाइड की टाइप बताना चाहता हूं आपको। एक होती है दोस्तों आपकी, मैं तरीके से बताना चाहता हूं, चलो पहले लिख लो, कॉम्प्लेक्स सुसाइड। एक जो सुसाइड का टाइप होता है दोस्तों दैट इज कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड। एक होता है स्यूडो सुसाइड, स्यूडो, स्यूडो। और एक होता है पैराडॉक्सिकल, पैराडॉक्स।
देखो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक ही पर्सन दो मेथड यूज करे सुसाइड करने का, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? कॉम्प्लेक्स सुसाइड के नाम से जानते हैं। जैसे एक पर्सन है दोस्तों, पहले उसने क्या कर लिया, उसने पॉइजन खा लिया और उसके बाद में फिर हैंगिंग कर लिया उसने, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सुसाइड के नाम से जानेंगे। ठीक है, पॉइजन खाया, साथ में फिर क्या कर लिया दोस्तों, हैंगिंग कर लिया, तो इसे हम कॉम्प्लेक्स के नाम से जानेंगे। पैराडॉक्सिकल बहुत ही अलग है। पेशेंट का जैसे ही एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट शुरू होगा ना, उस शुरू होते ही कुछ समय के अंदर ही वो क्या कर लेता है दोस्तों, सुसाइड कर लेता है। एंटी डिप्रेसिव जो ट्रीटमेंट है दोस्तों, उसका जैसे ही शुरू होगा उसके कुछ समय में ही वो सुसाइड कर लेता है, तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों? पैराडॉक्सिकल के नाम से जानते हैं। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होगा दोस्तों कि पेशेंट है वो सुसाइड अटेम्प्ट करेगा, लेकिन सुसाइड अटेम्प्ट करते ही उसकी डेथ नहीं होगी, लेकिन उस सुसाइड अटेम्प्ट के कारण उस पेशेंट को क्या होगा दोस्तों? कॉम्प्लिकेशन होगा। उस कॉम्प्लिकेशन के कारण कुछ समय के बाद क्या होगा दोस्तों? उसकी डेथ हो जाएगी। जैसे मान लो किसी भी पेशेंट ने ब्लेड से काटा तो उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, बचा लिया गया, लेकिन कुछ समय बाद उसका जो ब्लड है वो लॉस हो गया, और उसके कारण उसके बाद में क्या होगा दोस्तों? बीपी कम होने के कारण, या ऐसे मान लो कि एनीमिया होने के कारण बाद में डेथ होगी। कॉम्प्लिकेशन के कारण डेथ हो, तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक से ज्यादा, तो दो हो गए यहाँ पे, है ना। स्यूडो का मतलब क्या होता है दोस्तों कि पेशेंट सुसाइड करता नहीं है, लेकिन दूसरे को दिखाने के लिए सुसाइड की कोशिश करता है। ठीक है, तो उसे किस नाम जानते हैं? स्यूडो सुसाइड के नाम से जानते हैं। तो इस टाइप के सुसाइड में कई बार कर भी लेता है पेशेंट वांट टू गेन अटेंशन। ठीक है, वांट टू गेन अटेंशन, तो अटेंशन गेन करने के लिए जो किया जाता है दोस्तों, उसे किस नाम जानेंगे? स्यूडो सुसाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कि भाई रिस्क फैक्टर क्या है सुसाइड के, तो एक तो रिस्क फैक्टर ध्यान रखना सुसाइड का क्या है दोस्तों? एज है। जिस भी पर्सन की मतलब डिप्रेशन की तो 40 साल है, लेकिन सुसाइड की जो एज है दोस्तों 45 साल से, कोई भी पर्सन अगर ज्यादा है तो उसके लिए सुसाइड के लिए क्या रहेगा दोस्तों? एक रिस्क में रहेगा। ठीक है, एक प्रीवियस अटेम्प्ट, किसी भी पर्सन ने अगर पहले से अटेम्प्ट किया है दोस्तों, तो उस कारण से भी उसके अंदर चांसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक कोई भी पर्सन अलोन रह रहा है, अकेला रह रहा है, तो उसके अंदर भी ज्यादा चांसेस मिलेंगे। हो सकता है कि वो अनमैरिड हो या डाइवोर्सी हो, तो अनमैरिड या डाइवोर्स्ड, तो उनके अंदर भी सुसाइड के जो चांसेस है दोस्तों क्या मिलते हैं? ज्यादा मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों इसके डायग्नोसिस में आप ध्यान रखना कि किसी भी पर्सन के अंदर वन मेजर सिम्टम, फिर बाकी के जो छोटे छोटे सिम्टम लिखाए थे प्लस 4 माइनर सिम्टम। ट्राइड वाले सिम्टम्स तो काउंट ही नहीं है इसमें, ध्यान रखना। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो ट्राइड वाले सिम्टम है ना, वो काउंट नहीं है इसमें। देखो मैं बताता हूं, 3 मेजर सिम्टम ये हैं दोस्तों। ठीक है, लैक ऑफ एनर्जी, वीकनेस, एनिडोनिया, सैडनेस, ये मेजर सिम्टम है, और ये वाले जो सिम्टम थे ये माइनर हैं। लैक ऑफ अटेंशन, साइकोमोटर रिटार्डेशन, डिक्रीज थिंकिंग, स्लीप, एपेटाइट, वेट लॉस, वर्थलेसनेस भी लिख लेना इसी में। वर्थलेसनेस दोनों में आता है ना, वर्थलेसनेस जो है दोस्तों दोनों के अंदर आता है। बैक ट्राइड के अंदर भी आता है, बैक ट्राइड में मैंने आपको लिखा है, और यहाँ भी आता है। ठीक है, माइनर सिम्टम्स में भी आता है। तो किसी भी पेशेंट के अंदर अगर 5 सिम्टम प्रेजेंट हैं, जिनमें से एक क्या हो दोस्तों? मेजर हो, और बाकी के 4 माइनर सिम्टम प्रेजेंट हैं, तो उसे हम क्या मानेंगे दोस्तों? डिप्रेशन का पेशेंट मानते हैं। ठीक है, और वो भी कितने दिन के लिए? कम से कम 2 वीक लिखा हुआ आएगा या 15 दिन लिखा हुआ आएगा। ठीक है, 1 मेजर होना जरूरी है, ये ध्यान रखना ना। 5 सिम्टम होने चाहिए, एक मेजर होना जरूरी है, और मोर देन 15 डेज या फिर 2 वीक के लिए होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। कई बच्चे कह रहे होंगे सर ईसीटी है, तो नहीं है भैया, ईसीटी नहीं है ना, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन माइल्ड डिप्रेशन, लेकिन माइल्ड क्या, तो माइल्ड डिप्रेशन हो, और स्पेशली माइल्ड डिप्रेशन भी अगर प्रेग्नेंट लेडी के अंदर या ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर होते हैं दोस्तों, तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बन जाती है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ईसीटी इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर। ठीक है, तो कोई भी पेशेंट डिप्रेशन के साथ में अगर किसी भी पेशेंट के अंदर दोस्तों सुसाइडल थॉट्स हैं, सुसाइडल थॉट्स, ठीक है, सुसाइडल थॉट्स, उसमें माइनर में सुसाइडल थॉट भी डालो भाई, है ना।
ये भी डालो, इस मुझे याद आ रहा है ये विषय। एक मैंने वर्थलेसनेस डलवाया है और एक सुसाइडल थॉट और डाल लो, सुसाइडल थॉट। ठीक है, तो डिप्रेशन के साथ किसी भी पेशेंट के अंदर सुसाइडल थॉट है तो उसका जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है दोस्तों वो क्या आएगा, आपका इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी आएगा, ECT आएगा। ठीक है, या फिर कोई भी पेशेंट है दोस्तों उसको डिप्रेशन है और डिप्रेशन के साथ में अगर वो पेशेंट है उसके अंदर साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं तो भी ये देते हैं। या फिर दोस्तों जो ट्रीटमेंट है वो उसका क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। ठीक है, जो हम उसको एंटी डिप्रेसेंट जो ट्रीटमेंट है वो फेल हो चुका है, तब भी उसको हम क्या देते हैं, ECT होता है। ठीक है, तो फेलियर ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन के अंदर ECT क्या बन जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बन जाता है। अब इसमें ड्रग्स जो आती हैं जैसे सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर हैं, MAOI है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, वो हम जब आपको साइकेट्रिक पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वहाँ पर अच्छे से करवाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर। और वैसे भी हम फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि क्लास में थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाऊँ, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, तो इसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैंने इसमें शामिल कर लिया है इसको। तो क्योंकि आपको फायदा होना चाहिए ना, तो आप 10 क्वेश्चन तो करो, साथ में कुछ ज़्यादा भी चीज़ें लेके जाओ, वो मैं हमेशा चाहता हूँ, तो वही होना चाहिए। तो जो थ्रेट है दोस्तों उसको सोल्ट माना जाएगा। ठीक है, तो लिख लो कि अगर नर्स किसी पेशेंट को, किसी डिप्रेशन के पेशेंट को, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, किसी डिप्रेशन के पेशेंट को, अगर नर्स किसी डिप्रेशन के पेशेंट को धमकी देती है, धमकी देती है तथा कहती है, if nurse is threatening the depressive patient, और कहती है कि क्या तो तुम बात करो, कि क्या तो आप बात करो, बात करो, वरना मैं चली जाऊंगी, वरना मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चली जाऊंगी। इस क्वेश्चन में ऐसा ही था ना, तुम्हें अकेला छोड़कर चली जाऊंगी। कुछ लोग रोने मत लग जाना क्लास में, ठीक है, चली जाऊंगी। तो यह एक असोल्ट का एग्जाम्पल है, तो यह एक असोल्ट का एग्जाम्पल हो, तो यह एक असोल्ट होगा, ऐसे लिख लो, तो यह एक असोल्ट होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई बार इसकी भी रैम फास्ट हो जाती है खुद की मर्जी से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने क्या है कि ड्यूरिंग ए न्यूबॉर्न असेसमेंट द नर्स आइडेंटिफाइज दैट द टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशंस एंड बहुत ही अजीब क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो एक क्लाइंट है, अब न्यूबॉर्न है, जन्म हुआ है, उसका असेस कर रही है नर्स, और नर्स क्या आइडेंटिफाई करती है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और जितने भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है दोस्तों, एक्सपेक्टेड रेंज के अंदर है। और नर्स इनको क्या कर लेती है दोस्तों, रिकॉर्ड कर लेती है अपने क्लिनिकल रिकॉर्ड के अंदर। तो लीगली हाउ शुड द नर्स एक्शन बी इंटरप्रेटेड। तो आपको क्या लगता है ये चीज सही है या गलत है? भाई नॉर्मल चीजें हैं, अगर एक्सपेक्टेड है तो उसको बस रिकॉर्ड कर लो, सही चीज है, इसमें क्या गलत है, बस यही ये क्वेश्चन है। तभी तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अजीब ही क्वेश्चन है कि क्लाइंट का टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, तो नर्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्स ये कर सकती है, नर्स के अंडर आती है ये चीजें, ऑब्जर्वेशन कर सकती है, और नॉर्मल है तो उनकी फाइंडिंग करेगी, उनको नोटिफाई करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये एक्ट है वहाँ पे जिसका नाम है नर्स प्रैक्टिस एक्ट, तो उस एक्ट के थ्रू ये रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस यही है, क्वेश्चन कुछ नहीं है। सेकंड देखिए, दिस इज ए मेडिकल डायग्नोसिस। ये कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है दोस्तों, यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और फिजिकल असेसमेंट कर रहे हैं, तो ये मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है। द नर्स ओवर स्टेप्ड द लीगल बाउंड्री, की अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर दिया नर्स ने, तो ऐसा कोई ओवर स्टेप्ड नहीं किया, बिल्कुल गलत है। नर्सिंग असेसमेंट्स आर नॉट इक्विवेलेंट टू ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर असेसमेंट। असेसमेंट इज असेसमेंट, अगर नर्स पल्स चेक कर रही है तो वो भी वही पल्स रहेगी, और डॉक्टर कर रहा है चेक वही पल्स रहेगी। ऐसे तो है नहीं कि डॉक्टर चेक करेगा 30 ज़्यादा होगी, हम चेक करेंगे तो 30 कम होगी, तो बिल्कुल गलत है। फोर्थ के देखा था, इनिशियल असेसमेंट ऑफ द इन्फेंट्स फिजिकल स्टेटस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लाइंट्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो भाई शुरू के अंदर जो असेसमेंट होगा ना,
वो डॉक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम भी उस सेम रेस्पॉन्सिबल हैं, हम भी उसको असेस कर सकते हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो लिख लो। इसमें क्या लिखोगे यार, वैसे तो लिखने का कुछ है नहीं, लिख लो जल्दी से। न्यू बोर्न असेसमेंट नर्स के लीगल कंसिडरेशन में आता है, बस इतना लिख लो, एक लाइन। कंसिडरेशन मतलब लीगल कंसिडरेशन कर सकती है नर्स, है ना, में आता है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो है कि विच नर्सिंग एक्शन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लीगल एक्शन। बहुत ही अजीब क्वेश्चन है ये भी। देखो, विच नर्सिंग एक्शन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लीगल एक्शन। आपके सामने 4 एक्शन है। एक ऐसा एक्शन है दोस्तों जिसको, है ना, जिसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता, बाकी के खिलाफ आप गड़बड़ कर सकते हो कुछ भी। तो बताओ कौन से 4 ऐसे एक्शन, उसमें कौन सा एक एक्शन है जिसके खिलाफ कोर्ट में आपके खिलाफ नहीं जाया जाएगा। मतलब आप नर्सों ये कर रहे हो तो एक चीज में आपके खिलाफ नहीं जाया जाता। पहला कि आप किसी भी पेशेंट को दोस्तों हेल्थ टीचिंग क्या कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो फैमिली प्लानिंग के लिए। सेकंड, ऑफरिंग फर्स्ट एड दे रहे हो किसी भी पेशेंट को जो जिसका क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी से। थर्ड क्या दे रखा है कि आपने देखा कि किसी जगह पे क्या हो रहा है, सस्पेक्टेड हो रहा है चाइल्ड अब्यूज, तो आपने आगे की जो अथॉरिटीज है दोस्तों उनको क्या किया, रिपोर्ट किया। चौथा देखा है एडमिनिस्ट्रेटिंग रिससिटेटिव मेजर्स टू एन अनकॉन्शियस चाइल्ड पुल्ड फ्रॉम ए स्विमिंग पूल। क्या आपने स्विमिंग पूल से कोई बच्चा है उसको बाहर खींचा और आपने जो रिससिटेटिव जो मेजर्स है दोस्तों आपने क्या किया, यूज किया, जैसे सीपीआर देना उस वे में, है ना। तो कौन सी ऐसी चीज है इसमें आप नहीं फंसोगे। आपको ये क्वेश्चन घुमा देगा, आप सोचोगे सर ये क्या है, ये क्या क्वेश्चन है, किसमें फंसेंगे हम, क्यों फंसेंगे हम किसी को बाहर निकाल रहे हैं। तो दोस्तों मतलब कि आपसे गलती हो और तब आप उसमें आ सकते हो, तो ये वो पूछना चाहता है। पहला सुनो, प्रोवाइडिंग हेल्थ टीचिंग रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग, इसमें आप फंस सकते हो। आपने किसी भी पेशेंट को गलत बता दिया फैमिली प्लानिंग की, भाई ये मेथड है ना, ये सेफेस्ट मेथड है, ये यूज करो, ये यूज मत करो, आपने गलत बताया, तो बाद में वो आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। तो कोई भी मेथड दोस्तों आप बता रहे हो, हेल्थ टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हो और आप गलत बता रहे हो किसी भी पेशेंट को, तो आपके खिलाफ आगे कोर्ट में जा सकता है, तो ये नहीं बचा पाएगा। सेकंड क्या दे रखा है, ऑफरिंग फर्स्ट एड एट द सीन, आपने फर्स्ट एड दिया उसको, उसके कारण उसको इन्फेक्शन हुआ या आपने गलत तरीके से गलत फर्स्ट एड दिया, ठीक है, पेशेंट की वहां डेथ हुई, उसके अटेंडेंट ने आपके ऊपर केस किया, कर सकते हैं वो। अगर आपने कोई गलती की है तो इसमें भी कोर्ट में जाया जा सकता है, आप किसी का फायदा ही करो लेकिन यहां भी कोर्ट में जाया जा सकता है। फोर्थ क्या देखा है, एडमिनिस्ट्रेटिंग रिससिटेटिव मेजर, सेम यहां पर भी है कि आप एक ट्रीटमेंट दे रहे हो, आपने गलत तरीके से वो किया, रिससिटेशन सही से नहीं किया, जो आपने माल प्रैक्टिस कर दी, नेग्लिजेंस कर दी, ठीक है, तो दोस्तों ये सब किसके अंदर आएगा, ये भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसमें लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, वो क्या है दोस्तों, कि अगर चाइल्ड अब्यूज के लिए आप जब रिपोर्ट करते हो इंसिडेंट का, तो चाइल्ड अब्यूज में क्या होता है कि आपके जो डाटाज हैं, मतलब आप नर्स हो, आप फोन करोगे वहां पे, तो वो कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं, आपका नाम भी नहीं पूछा जाएगा कि भाई क्या है, बस आप बता दो उनको किस बच्चे के साथ में अब्यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपका नाम ही नहीं पता किसी को, किसने किया है कॉल, तो आपके खिलाफ क्या नहीं किया जा सकता दोस्तों, कोई केस नहीं किया जा सकता। इसलिए रिपोर्टिंग इंसिडेंट ऑफ सस्पेक्टेड चाइल्ड अब्यूज जो है अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को करना, ये एक नर्सिंग एक्शन, लीगल एक्शन से आपको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसमें आपको कोई भी लीगल एक्शन आपके खिलाफ नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखो तो मत भी लिखो। चलो लिख लो, लिखो। चाइल्ड अब्यूज के बारे में, चाइल्ड अब्यूज के बारे में लीगल अथॉरिटीज को, बारे में लीगल अथॉरिटीज को रिपोर्ट करने पर आपकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है तथा आपके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। If you are reporting about the child abuse to the legal authorities, then your identity will be kept confidential, ठीक है, and you will not come under the any legal action. इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ए नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर ए न्यूली एडमिटेड क्लाइंट। एक नर्स है दोस्तों, न्यूली एडमिटेड क्लाइंट है, उसके लिए आपको केयर के लिए क्या किया गया है, असाइन किया गया है।
द नर्स परफॉर्म्स ए फिजिकल असेसमेंट एंड रिव्यूज द एडमिशन फॉर्म एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर्स। जो नर्स है दोस्तों उसने फिजिकल असेसमेंट किया क्लाइंट का, इसके बाद में जो एडमिशन का जो फॉर्म था उसको देखा, इसके बाद में जो डॉक्टर के जो ऑर्डर थे उनको चेक किया। What should the nurse identify as the priorities in this client's plan of care? जो नर्स है दोस्तों क्या आइडेंटिफाई करेगी इस प्लान ऑफ केयर में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसके बारे में डाटाज दे रखे हैं आपको इधर, है ना। आप सोचोगे सर ये क्या क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों कि जो एडमिशन जो हुआ है उस क्लाइंट का आपको दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, मेरे को थोड़ा से ये जो लेटर मुझे पता है छोटे हैं। 56 ईयर ओल्ड मैन है, मैरिड है, ठीक है, और रिलीजन उसका जो है कैथोलिक है। वो हिस्ट्री है उसको दोस्तों एम्फाइसीमा की, उसको क्या है हिस्ट्री है, हमने पढ़ा है एम्फाइसीमा। इसके अलावा दोस्तों वो टर्मिनली इल है विद कैंसर ऑफ द इसोफेगस। ये ध्यान रखना कि टर्मिनली इल क्लाइंट है, उसको कैंसर किसका, इसोफेगस का। शायद हमने इसोफेगस का कैंसर भी पढ़ा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपने फिजिकल असेसमेंट किया तो देखा कि जो क्लाइंट है वो कमजोर है, एनोरेक्सिक है, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, उसको डिजनिया है। इसके अलावा बिल्कुल पतला है, वो इमेसिएटेड है, एपैथेटिक है, इमोशन सब उसके अंदर है नहीं, ठीक है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर देखा कि भाई उसको सॉफ्ट डाइट देनी है, ऑक्सीजन 2 लीटर बाय नेजल कैनुला देना है, पोस्चुरल ड्रेनेज जो देना है उसको, पोस्चुरल जो ड्रेनेज मैंने आपको बताया था कि पोस्चर वो करके आप क्या करते हो, उसके जो भी कप बना हुआ है जो सीक्रेशंस उनको बाहर निकालते हो। फ्लूटिकासोन है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, 250 माइक्रोग्राम, आप अस्थमा की ट्रीटमेंट में जाके देख सकते हो। या साल्मेट्रोल है, ठीक है, 50 माइक्रोग्राम जो है दोस्तों वो 2 ब्रीथ उसको 2 बार दिए जाएंगे। तब इसमें अंदर ये पूछ रहा है कि भाई कि इस पेशेंट के लिए है ना आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे क्या रखोगे। देखो इसमें ऑक्सीजन तो लिखी हुई नहीं है, अगर होती तो हम उसको भी मान सकते थे, इसका आंसर हो सकता था क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। इनटेक आउटपुट है, डाइट एंड न्यूट्रिशन है, हाइजीन एंड कंफर्ट एंड बॉडी मैकेनिक्स एंड पोस्चर है, ठीक है, जैसे पोस्चुरल ड्रेनेज था वो दे रखा था। तो दोस्तों सिंपल सा कंसेप्ट है, टर्मिनली जो इल क्लाइंट है, जो बेचारा जाने वाला क्लाइंट है, बिल्कुल लास्ट फेज के अंदर होगा, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होगी, तो ऐसे पेशेंट के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कंफर्ट। तो इसलिए ऐसे क्लाइंट के लिए अंदर हम सबसे ज्यादा जो नर्स जो प्रायोरिटी देगी वो किसको देगी दोस्तों, हाइजीन एंड कंफर्ट को देती है। किसको देती है दोस्तों, हाइजीन एंड कंफर्ट को देती है। इनटेक आउटपुट, डाइट, न्यूट्रिशन, बॉडी मैकेनिक्स, इनको सबको बाद में, सबसे पहले आप क्लाइंट को क्या करोगे दोस्तों, कंफर्ट करोगे, कंफर्ट दोगे और हाइजीन करोगे, ठीक है। तो लिख लो, लिखो टर्मिनल इल क्लाइंट के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी कंफर्ट होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी कंफर्ट होना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने हो गया, ए वीक डिजनिक टर्मिनली इल क्लाइंट इज विजिटेड फ्रीक्वेंटली बाय द स्पाउस एंड टीनेज चिल्ड्रन, ठीक है। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसकी वाइफ और उसका जो लड़का है, टीनेज चिल्ड्रन है, वो लेके आता है। क्लाइंट जो है दोस्तों बिल्कुल कमजोर है, उसको डिजनिया रहता है, ठीक है, साथ में टर्मिनली इल क्लाइंट है वो। तो व्हाट शुड द क्लाइंट्स प्लान ऑफ केयर इंक्लूड, तो ऐसे क्लाइंट के लिए आप क्या प्लान ऑफ केयर करोगे। तो दोस्तों टर्मिनली इल क्लाइंट है, उसकी जो डिजीज है वो एकदम से ठीक तो होगी नहीं, आपको भी पता है टर्मिनल इल में चला गया तो उसकी डेथ ही होती है। तो ऐसे केस के अंदर आप कोशिश करोगे कि जो पेशेंट के साथ के जो अटेंडर्स हैं, ठीक है, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप उनको क्या करो, सिखाओ कि किस प्रकार से केयर दी जाती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उनकी जो पेशेंट की जो नीड है ना, उस अपने से भी ज्यादा किसको पता होता है, पेशेंट के अटेंडर्स को पता होती है, क्योंकि वो इतने दिनों से उसकी क्या कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, क्योंकि वो क्लाइंट जो है काफी लंबे समय से डिजीज से जूझ रहा है, वो टर्मिनली इल क्लाइंट है। तो बस वो यही पूछ रहा है कि भाई क्या आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे क्लाइंट के लिए दोस्तों उसको कंटिन्यूस आप हॉस्पिटल में नहीं रख सकते। बस सिंपल चीज ये है कि ऐसे क्लाइंट के अंदर आप टीच करोगे फैमिली मेंबर्स को कि हाउ टू असिस्ट विद द क्लाइंट बेसिक केयर, कि भाई क्लाइंट की जो बेसिक जो केयर है ना वो कैसे दी जाती है, कैसे असिस्ट किया जाता है उसको। तो हर चीज आप क्या करोगे दोस्तों, फैमिली मेंबर को सिखाओगे आप, ठीक है। तो टर्मिनली इल क्लाइंट और एक नॉर्मल जो क्लाइंट है दोस्तों, उस दोनों की जो प्रायोरिटी वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नॉर्मल क्लाइंट में पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है, नर्स के ऊपर आती है, क्योंकि क्लाइंट को कुछ दिन एडमिट रहना है, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे, उसके बाद पेशेंट घर चला जाएगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वहां पर कोई भी केयर देने की जरूरत उसको नहीं है। बट टर्मिनली इल क्लाइंट है दोस्तों, तो वो उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो हमेशा तो हॉस्पिटल में रहेगा नहीं, तो उसमें उसका हॉस्पिटल में आना और जाना लगा रहेगा। इसलिए आप क्या कोशिश करोगे दोस्तों कि जो केयर आप उसको भाई हॉस्पिटल में देते हो वो सब उसको घर पे मिले। तो घर पे वो जो केयर है वो आप किसको सिखाओगे, उसके अटेंडर को सिखाओगे, उसके जो फैमिली मेंबर्स उनको सिखाओगे। तो आप टीच करोगे फैमिली मेंबर्स को कि किस प्रकार से क्लाइंट की बेसिक केयर की जाती है।
इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है कि फोस्टर द सेल्फ एक्टिविटी वेन एवर पॉसिबल। दोस्तों क्लाइंट टर्मिनली इल है, डिजनिया है उस क्लाइंट को, जिस भी क्लाइंट को दोस्तों डिजनिया होगा, अगर वो मान लो कि सेल्फ एक्टिविटी करेगा तो सेल्फ एक्टिविटी करने के कारण वो क्या करेगा दोस्तों, ऑक्सीजन का कंजप्शन करेगा, ऑक्सीजन का यूज करेगा। ऑक्सीजन का जब यूज करेगा तो उसका डिजनिया जो है दोस्तों वो और ज्यादा बढ़ेगा। साथ में जो क्लाइंट है दोस्तों उसके अंदर क्या आएगा, फटीग और वीकनेस और ज्यादा बढ़ेगी, जबकि क्लाइंट पहले से ही क्या है, वीक है। तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते हैं। सेकंड, प्लान केयर टू बी कंप्लीटेड एट वन टाइम फॉलोड बाय लॉन्ग रेस्ट। ठीक है, कि उसको लॉन्ग रेस्ट दो और सारी एक्टिविटी एक साथ करवाओ। दोस्तों पहले ही क्लाइंट जो है ना तो थका हुआ है, आप सोच रहे हो कि एक बार लंबा रेस्ट ले ले और फिर पूरे दिन वो काम करे, जो भी दोस्तों एक्टिविटीज करे, तो ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसको क्या करना पड़ता है दोस्तों, हमें बिल्कुल सिस्टम वाइज में कुछ देर काम करना है, फिर एक्टिविटी, फिर काम, फिर एक्टिविटी, थोड़ी बहुत एक्टिविटी हम उससे करवाएंगे, ज्यादा एक्टिविटी करवा भी नहीं सकते क्योंकि क्लाइंट इज सफरिंग फ्रॉम डिजनिया। क्लाइंट है रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम है, उसको डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन है, तो ऐसा नहीं करवा सकते हम। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फॉर द लिमिट विजिटिंग टू इवनिंग आवर्स बिफोर द क्लाइंट्स गोज टू स्लीप। कि जो क्लाइंट है दोस्तों जब सोने के लिए जाता है, सोने से पहले आप क्या कर दो, जो विजिटिंग है उसको रोक दो कि भाई उसको इवनिंग आवर्स के बाद में कोई मिलने नहीं आएगा। तो ऐसे जो क्लाइंट है दोस्तों वो लोनलीनेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कोई ना कोई उनके साथ रहना क्या होता है, जरूरी होता है टर्मिनल क्लाइंट के लिए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई अटेंडर कोई नहीं आने दो, किसी फैमिली मेंबर को नहीं आने दो, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्लाइंट के लिए, टर्मिनली इल क्लाइंट के लिए आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लान ऑफ केयर होना चाहिए कि आप फैमिली मेंबर्स को टीच कराओगे कैसे क्लाइंट की बेसिक केयर दी जाएगी। तो लिखो टर्मिनल इल क्लाइंट के लिए नर्स की यह रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि नर्स के प्लान ऑफ केयर में यह शामिल होना चाहिए कि वह फैमिली मेंबर्स को बेसिक केयर सिखाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, शायद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये। तो आज की क्लास का हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके सामने है कि ए नर्स इज इवॉल्वेटिंग ए क्लाइंट्स नॉलेज ऑफ एम्बुलेटिंग विद क्रैचेज। ठीक है, क्रैच जो वॉकिंग है उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। अर्जुन सर की आपको क्लास भी मिल जाएगी, बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत डिटेल के अंदर क्रैच वॉकिंग को आपको यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। तो आप क्रैच वॉकिंग आगे टीएनसी नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब पे डालोगे तो आपको एक बहुत अच्छी क्लास, बहुत लंबी क्लास है, बहुत अच्छे से उन्होंने एक एक चीज को समझा रखा है। अब यहाँ पर हमारी एमसीक्यूज की क्लास है तो हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं, लेकिन डिटेल में इतना नहीं बता पाऊंगा जितना आपको अर्जुन सर ने उस क्लास में बता रखा है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, आपको कोई पैसे नहीं लग रहे, तो आप उस क्लास को जाकर आराम से देख सकते हो। ए नर्स इज इवॉल्वेटिंग ए क्लाइंट्स नॉलेज ऑफ एम्बुलेटिंग विद द क्रैचेज। एक नर्स है दोस्तों, ये इवॉल्वेट कर रही है कि जो क्लाइंट है दोस्तों उसका क्रैच वॉकिंग के बारे में क्या नॉलेज है। द नर्स ये आइडेंटिफाई करती है द नीड फॉर फर्दर टीचिंग When the client states I must practice। ठीक है, नर्स को ये लगता है कि उस क्लाइंट को भाई फर्दर टीचिंग की जरूरत है। अगर वो क्लाइंट ये कहे, सीधी सी बात है, फर्दर टीचिंग की जरूरत कब पड़ेगी, जब क्लाइंट गलत बोलेगा। तो आपको 4 सेंटेंस दे रखे हैं, उसमें ये ढूंढना है कि गलत सेंटेंस क्या है। तो क्लाइंट क्या बोल रहा है दोस्तों, झूठ बोल रहा है या गलत बोल रहा है, जो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो पहला दे रखा है दोस्तों कि भाई क्लाइंट को ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि सिटिंग डाउन एंड स्टैंडिंग अप। बिल्कुल सही बात है, अगर वो क्रच वॉकिंग कर रहा है तो उसको दोस्तों बैठना तो है, खड़ा भी होना है। तो उसको ये चीज सीखना पड़ेगा क्रच वॉकिंग के दौरान कि किस प्रकार से स्टैंडिंग डाउन एंड अप होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन हमें गलत सेंटेंस ढूंढना है। नेक्स्ट क्या दे रखा है दोस्तों कि एम्बुलेटिंग सेवरल आवर्स ए डे, कि उस जो क्लाइंट है ना दोस्तों उसको क्या करना है कि एक दिन के अंदर कई घंटों तक क्या करना है दोस्तों, घूमना है। तो दोस्तों ये चीज बिल्कुल गलत है। जो क्लाइंट है दोस्तों उसको सेवरल आवर्स तक नहीं कर सकता है वो, क्योंकि वो खुद भी किसके ऊपर है, सपोर्ट के ऊपर है, वो क्रच की सहायता से चल रहा है। और सेवरल आवर को जो एम्बुलेटिंग करेगा तो वो वैसे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, उसके अंदर फटीग आ सकती है, थकावट आ सकती है, और भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है उसको। तो एम्बुलेटिंग सेवरल आवर्स ए डे उसको नहीं करना चाहिए।
स्टैंडिंग एंड मेंटेनिंग बैलेंस, ये बिल्कुल सही है। उस क्लाइंट को दोस्तों सीखना है कि किस प्रकार से खड़े होते हैं, किस प्रकार से जो बैलेंस है दोस्तों उसको मेंटेन रखते हैं क्रच का यूज करते हुए। डूइंग एक्टिव एक्सरसाइजेज ऑन ए रेगुलर शेड्यूल, हाँ उसको एक्टिव एक्सरसाइजेज की दोस्तों जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि क्रच वॉकिंग में वो मसल्स का क्या करता है दोस्तों, यूज करता है। ठीक है, उसको यहाँ पर फ्लेक्शन जो मसल्स है वो यूज कर रहा है वहां पे। ठीक है, फोर आर्म की जो मसल्स उनको यूज कर रहा है, ट्राइसेप्स मसल का क्या करता है दोस्तों, यूज करता है। तो इन जो मसल्स दोस्तों इनकी एक्सरसाइजेस सीखना उसके लिए क्या है, जरूरी है। तो ये भी सही है। तो गलत क्या है दोस्तों, उसको एम्बुलेट करना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं है कि वो बस घूमता ही रहे मन में सेवरल आवर्स, तो कई घंटों तक घूम रहा है। तो एम्बुलेटिंग सेवरल आवर्स ए डे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो उसको सिखाया जाना चाहिए कि आपको एम्बुलेटिंग सेवरल आवर्स ए डे नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या है, गलत है। तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एम्बुलेटिंग सेवरल आवर्स ए डे इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा एक बार क्रच वॉकिंग थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों जो क्रच जो होते हैं, ठीक है, जो जिसको हम बैसाखी बोलते हैं हिंदी के अंदर, अगर उसके हम टाइप की बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। एक एक्जिला की सहायता से, तो इसको बोलते हैं हम एक्जिलरी। एक फोर आर्म की सहायता से करते हैं, तो ये हो गया दोस्तों आपका फोर आर्म। और तीसरा होता है गैटर, जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, रिस्ट की किसी भी पेशेंट को इंजरी हो जाती है तो उसको सपोर्ट देने के लिए जो क्रच हम यूज करते हैं वो इसको एग्जांपल होता है एक गैटर क्रच। ठीक है, या इसको प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं हम, प्लेटफॉर्म क्रच, प्लेटफॉर्म या गैटर क्रच के नाम से जानते हैं। एक बार मैं आप इनकी पिक्चर्स दिखा देता हूं मैं आपको। ये है दोस्तों, तो इसके अंदर ये दिखा रखा है अंडर आर्म है या एक्सिलरी क्रच है ये वाला। यहां पर इसमें फोर आर्म पे ये फोर आर्म क्रच है, और यहां पर अगर इस प्रकार से रिस्ट इंजरी हो ऐसी कंडीशन के अंदर ये वाला जो है आपको दो दोस्तों ये गैटर या कौन सा है आपका प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म क्रच है ये। ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा होगा अंडर आर्म है, ठीक है, या एक्सिलरी बोलते हैं इसको, ये फोर आर्म है और ये आपका प्लेटफॉर्म है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये टाइप हो गए वेट बियरिंग ऑन एक्जिला। ठीक है, जो क्रच आप यूज कर रहे हो, अगर आप उसका जो वेट है दोस्तों, अगर पूरा वेट जो आप एक्जिला पर दोगे, इस जगह पर दोगे, ठीक है, पूरा जो शरीर का जो वजन है अगर आपने उस एक्जिला के ऊपर दे दिया दोस्तों, तो इसके कारण क्या हो सकता है, ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकती है आपको। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि क्या हो सकता है दोस्तों, ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि गैप बिटवीन एक्जिला एंड क्रच वो कितना होना चाहिए, जो क्रच जो आप लगा रहे हो और जो आपकी एक्जिला है उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए, तो लगभग 1 to 1.5 इंच होना चाहिए ये गैप। कई बार फिंगर में भी पूछ लेते हैं, तो 2 to 3 फिंगर्स, 2 से 3 फिंगर का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। अगर ये गैप नहीं होगा तो क्या होगा, पेशेंट को अल्सर हो सकता है, प्रेशर सोर हो सकता है, अल्सर हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाइट ऑफ द क्रच शुड बी, कि जो क्रच की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो जो हाइट है दोस्तों वो लेस देन 16 इंच फ्रॉम पेशेंट हाइट। तो पेशेंट की जो हाइट है दोस्तों उससे 16 इंच क्या होनी चाहिए, ये कम होनी चाहिए। ठीक है, पेशेंट की जो हाइट है उससे 16 इंच क्या होनी चाहिए दोस्तों, ये कम होनी चाहिए। तो पेशेंट की हाइट को आपको इंच में निकाल के उसमें से 16 घटा देना है आपको ना। इसके बाद डिस्टेंस ऑफ द क्रच, मतलब भाई आप उसको रख रहे हो तो किधर रख रहे हो, तो लेटरली अगर आप उसको जैसे इस इधर है तो साइड में किधर रखोगे, और आगे रख रहे हो तो किधर रख रहे हो, तो इस प्रकार से तो लेटरली जो है दोस्तों वो रखा जाएगा लगभग 4 to 6 इंच, और आगे की साइड अगर आप रख रहे हो तो 6 to 10 इंच, 6 to 10 इंच। टो से काउंट होगी ये डिस्टेंस, जो आपका टो है वहां से काउंट होगी। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एंगल ऑफ एल्बो किस प्रकार से उसको पकड़ा जाता है, तो जो एंगल है दोस्तों वो 30 डिग्री का आता है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 30 डिग्री नहीं मिले तो 20 to 30 डिग्री मिलेगा, तो वो उसका क्या हो जाएगा, फिर वहां पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों टाइप ऑफ गेट है, तो 5 प्रकार के गेट है मेनली, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है आपका, एक स्विंग 2 है और एक क्या है दोस्तों स्विंग थ्रो है। तो मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल टेक्निक बताऊंगा। 2 पॉइंट को आप CO के नाम से याद रखना, और 4 पॉइंट को दोस्तों आप IO के नाम से याद रखना। ठीक है, बस इतना याद रख लो, आपको जो पूरी टेक्निक है कि कैसे हम यूज करते हैं क्रच का वो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो कैसे, 2 पॉइंट के अंदर आप CO याद रखोगे, तो C का मतलब होता है दोस्तों कॉम्बिनेशन, ऑपोजिट, कॉम्बिनेशन में रहेगा एक, तो मतलब कि 2 चीजें आप एक साथ यूज करोगे, और वो क्या होगा दोस्तों इसके अलावा ऑपोजिट होगा। क्या होगा, ऑपोजिट होगा। कैसे, जैसे मान लो आप दोस्तों राइट क्रच यूज कर रहे हो, तो साथ में आपके कौन सी एक्सट्रीमिटी होगी इसमें, लेफ्ट एक्सट्रीमिटी होगी,
जो लेफ्ट पैर है वो होगा, पैर के लिए करेंगे, हाथ के लिए तो करेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, लेफ्ट क्रैच यूज करोगे तो राइट एक्सट्रीमिटी होगी। तो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन और ऑपोजिट। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, दो चीजें साथ हैं इसमें, दो चीजें साथ उठाओगे आप, राइट क्रैच लेफ्ट एक्सट्रीमिटी लोगे, फिर लेफ्ट क्रैच राइट एक्सट्रीमिटी लोगे, तो दो चीजों का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। अलग अलग नहीं रख रहे आप। 4 पॉइंट गेट में क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, पहले एक चीज को रखोगे, फिर पैर को रखोगे, फिर क्रैच को रखोगे, फिर पैर को रखोगे, तो वो क्या हो गया दोस्तों, एक एक चीज को आप रख रहे हो, तो वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया है। जबकि यहां पर क्या है दोस्तों, कॉम्बिनेशन के अंदर है। आपको देखो मैं इसके एक बार वो दिखाता हूं, पिक्चर दिखाता हूं। ये है आपका 2 पॉइंट गेट है। तो 2 पॉइंट गेट के अंदर क्या होगा दोस्तों, कि जैसे मान लो कि कोई भी पर्सन है, उसने राइट लेग रखी, तो राइट लेग अगर रख रहा है तो फिर उसके साथ में कौन सा क्रच रखेगा, वो लेफ्ट रखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या करेगा, लेफ्ट लेग रखेगा, तो फिर उसके साथ क्या रखेगा, राइट क्रैच रखेगा। तो इस प्रकार से इसमें रखा जाता है कि राइट लेग है तो लेफ्ट क्रैच है, लेफ्ट लेग है तो दोस्तों राइट क्रैच है। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगर 4 पॉइंट गेट देखें, 4 पॉइंट जो गेट है ना दोस्तों, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर मैंने बताया उसको याद करने के लिए आपको IO याद रखना है, IO इंडिपेंडेंट ऑपोजिट। इंडिपेंडेंट ऑपोजिट मतलब एक एक चीज रखी जाएगी और फिर क्या होगी दोस्तों, वो ऑपोजिट यूज की जाएगी। जैसे सबसे पहले आपने क्या किया, राइट क्रच को मूव किया, फिर उसके बाद किसको मूव करोगे, लेफ्ट फुट को करोगे, फिर लेफ्ट क्रच को मूव करोगे, फिर उसके बाद राइट फुट को मूव करोगे, लेकिन एक एक चीज कर रहे हो। जबकि मैंने 2 पॉइंट गेट में आपको क्या बताया दोस्तों, कि 2 पॉइंट गेट के अंदर हम कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं, दो चीजों को एक साथ यूज कर रहे हैं हम। कैसे दो चीजों को यूज कर रहे हैं दोस्तों, कि एक हमने क्रैच यूज कर रहे हैं, तो एक हम क्या यूज कर रहे हैं, लेग यूज कर रहे हैं, तो एक साथ कर रहे हैं हम उसको, ठीक है। जबकि वहां पर पहले एक चीज रखी, फिर दूसरी रखी, फिर एक चीज रखी, फिर दूसरी रखी। तो इस प्रकार से आपको इनको समझना है। ये 3 पॉइंट है, ये तो ये है आपका 2 पॉइंट गेट। देखो तो जैसे कि इसने राइट लेग रखा, फिर लेफ्ट क्रच रखा, ठीक है, राइट लेग रखा, लेफ्ट क्रच रखा, फिर आगे उल्टा रखा, लेफ्ट लेग रखा, राइट क्रच रखा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो 2 पॉइंट में है उसको याद रखने के लिए आपको बस 2CO याद रखो, 4IO याद रखो, बस ये चीज अगर याद है तो आपको कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है। और कुछ 2 का मतलब 2 पॉइंट गेट, C का मतलब कॉम्बिनेशन, मतलब दो चीजें साथ उठेंगी और ऑपोजिट होंगी वो, ठीक है। इसके अंदर 4 है, मतलब 4 पॉइंट गेट है। I मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब एक एक चीज उठेगी, और O मतलब क्या होंगी, वो ऑपोजिट होंगी। जैसे राइट फुट है तो लेफ्ट क्रच होगा ऐसे, ठीक है, ऑपोजिट होगा। राइट साइड है तो उधर लेफ्ट का होगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। इसके बाद दोस्तों एक है आपका 3 पॉइंट गेट। 3 पॉइंट गेट ज्यादातर हम उसमें यूज करते हैं, जैसे किसी भी पेशेंट का जो एक पैर है दोस्तों वो बिल्कुल यूज नहीं कर पा रहा हो, जैसे एम्पुटेड हो गया हो, ठीक है। क्योंकि 4 पॉइंट गेट का यूज कब करेंगे, कि जो पेशेंट है दोस्तों उसका मान लो पैर एम्पुटेड हो गया, लेकिन उसके बाद में आप उसके क्या लगा दिया गया है, उसके प्रोस्थेसिस यूज कर लिया गया, नकली पैर लगा दिया गया है, तो उस कंडीशन में हम 4 पॉइंट यूज करेंगे। लेकिन पैर बिल्कुल कमजोर है या है नहीं, ठीक है, एक तो काम ही नहीं कर रहा हो बिल्कुल, ठीक है, वो उसको जमीन पे रख ही नहीं पा रहा हो, या फिर है ही नहीं, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, 3 पॉइंट गेट यूज करेंगे। उस कंडीशन में क्या रखेंगे, 3 पॉइंट गेट का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मूव बोथ क्रचेज फॉरवर्ड टुगेदर। दोनों जो क्रच है दोस्तों, उन दोनों को उनके साथ में जो आपकी अफेक्टेड जो लेग है उसको साथ में लेके जाएंगे, और उसके बाद में दोस्तों जो आपकी अनअफेक्टेड जो लेग है उसको लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, 3 पॉइंट गेट। आप, मैं इतना टाइम है नहीं कि मैं आपको ज्यादा डिटेल में समझाऊं, तो एक बार आप अर्जुन सर की जो क्लास है वो जाकर देख सकते हो ना। तो ये 3 पॉइंट गेट हो गया। दो आते हैं दोस्तों, स्विंग टू और स्विंग थ्रू। स्विंग टू और जो स्विंग थ्रू जो है दोस्तों, वो यूज की जाती हैं जब किसी भी पेशेंट की लेग या हिप के क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो इसके अंदर दो चीजें हैं, एक स्विंग टू है, एक स्विंग थ्रू है। बहुत सिंपल है समझना, कुछ नहीं है इसमें। स्विंग टू और स्विंग थ्रू को समझो। देखो दोनों पैरों को इसमें साथ यूज करेगा। टू का मतलब यहां तक पहुंचेगा। टू का मतलब क्या होगा दोस्तों, पहुंचेगा। जैसे यहां पर उसके पैर हैं, ठीक है, यहां पर उसके पैर हैं और यहां पर क्या है दोस्तों, उसके क्रच है। तो उसके जो पैर है वो यहां तक क्रच तक पहुंचेंगे, उनका यूज करते हुए, क्रच का यूज करके पैर वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है, उससे आगे नहीं जाएंगे। जबकि स्विंग थ्रू में क्या करेगा, वो इसमें होके और उन जो क्रच है दोस्तों उनको भी क्या कर देगा, पार कर देगा। जैसे देखो यहां उसके ये पैर थे और ये क्या थे, उसका क्रच रखा हुआ था। तो आगे अब उसने क्या किया दोस्तों, अपने क्रच को आगे ले जाके उसको भी क्या कर देगा, वो पार कर देगा। तो यहां पर उसके क्रच रहेंगे, लेकिन पैर उससे क्या चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे। जबकि यहां पर क्रच के बीच में पैर जाते हैं। तो ये स्विंग टू है, मतलब वहां तक हो रहा है और उसके थ्रू पार हो रहा है, तो हम किस नाम जानेंगे, स्विंग थ्रू के नाम से जानते हैं। तो ये स्विंग टू और स्विंग थ्रू गेट है। तो आपके 5 प्रकार के हो गए। 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया, स्विंग टू हो गया और स्विंग थ्रू हो गया है, ठीक है।
अब यहाँ पर आपने देखा कि भाई ऐसा नहीं है, उस पेशेंट जो दोस्तों बेचारे को खुद को सपोर्ट की जरूरत है, और आप उसको कहोगे भाई पूरे दिन ही चलता रहे तो उससे कोई ठीक तो हो नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो क्या करवा लेगा दोस्तों, इंजरी और करवा लेगा इस कंडीशन के कारण। इसलिए हम क्लाइंट को एम्बुलेटिंग सेरेब्रल पाल्सी डे के लिए क्या करते हैं, मना करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो क्रैच वॉकिंग के साथ या क्रैच का यूज करते हुए पेशेंट को सेवरल मतलब बहुत सारे घंटों के लिए, सेवरल हार्स के लिए एम्बुलेट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक बार मैं सारे क्वेश्चंस को वापस रिपीट करवा देता हूँ, फिर आज की हमारी जो क्लास है वो खत्म हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि भाई सेवरल हाउस तक हम एम्बुलेट नहीं करवाएंगे, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि टर्मिनल अगर इल क्लाइंट है तो हम कोशिश करेंगे कि उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं हम उनको जो बेसिक जो केयर है दोस्तों वो क्या करें, समझाएं। टीचिंग फैमिली मेंबर्स हाउ टू असिस्ट विद द क्लाइंट बेसिक केयर। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों टर्मिनली इल क्लाइंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हाइजीन एंड कंफर्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको किसी भी लीगल एक्शन में नहीं रखेगी, तो क्या है कि आप किसी भी रिपोर्ट करते हो चाइल्ड अब्यूज को किसी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, तो उसमें कोई लीगल एक्शन नहीं होता, आपकी जो आईडी है वो कॉन्फिडेंशियल होती है। आप एक जो नर्स है दोस्तों वो क्या कर सकती है, ऑब्जर्वेशन कर सकती है, उनको अगर नॉर्मल है उनको रिपोर्ट कर सकती है, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक क्लाइंट है अगर डिप्रेशन का है, आप उसको धमकाते हो कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा अगर तुम मेरे से बात नहीं करोगे दोस्तों, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आपका दिस वुड बी द एग्जाम्पल ऑफ द असॉल्ट, ये असॉल्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। कोई भी क्लाइंट अगर हॉस्पिटल से जाना चाहता है साइन करके, तो आप उसे नहीं रोक सकते हो, अगर आप उसको रोकोगे तो ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा उस क्लाइंट के लिए। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि जो कोई भी क्लाइंट है उसका एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो इंटेंशनल टॉर्ट का क्या एग्जाम्पल होगा, तो इंटेंशनल टॉर्ट का एग्जाम्पल होगा इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, कि आप किसी भी पेशेंट की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, मीडिया को शेयर कर रहे हो बिना क्लाइंट की अथॉरिटी के, तो ये वो कहलाएगा। नेक्स्ट दोस्तों किसी भी पेशेंट को अगर आप ओपियोइड्स दे रहे हो तो आपकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कि आप रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करता है, सो यू विल काउंट द रेस्पिरेशंस, डॉक्यूमेंट द इंटेंसिटी ऑफ द क्लाइंट्स पेन, और वेरीफाई करोगे कोई भी डोज देने से पहले, प्रेस्क्राइब डोज। इसके बाद में दोस्तों अगर आपने किसी भी पेशेंट के ट्रांसडर्मल पैच लगा रखा है तो आप उसको रिमूव और डिस्पोज करोगे अप्रोप्रिएट तरीके से आप उसको डिस्पोज करोगे। तो ये हमारी एक छोटी सी क्लास थी, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो आगे मिलते हैं आपको अगली क्लास में, सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, खुश रहे। थैंक यू सो मच।